Friends of UGC NET English Literature, very warm welcome to ANS English Academy. This is Sonia. Let's continue our series of PYQ. Basically guys, on my channel nowadays I'm going to provide you major work list from 7th Jan last to last year जो UGC NET English Literature का basically examination हुआ है, उसी examination से ये list उठाई गई है major works की. Finally we have 160 plus major works from that paper that I discussed with you all in detailed manner. अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर 69. जो लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करी थी, यू गाइस कैन सी क्वेश्चन नंबर 102 ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, जहां आपसे मैचिंग्स पूछा गया था. लाइक फर्स्ट वी हैव टेक्स्ट एंड द नेक्स्ट वी हैव ऑथर. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट माय सन्स फादर यस्टरडेज वीडियो. All through the Gandhian era we have discussed in yesterday's videos, as well My God Dead Young. Now we going to discuss about autobiography of an unknown Indian. This is by Nirasi Chaudhary. Now let's talk about in detailed manner. So friends, Nirasi Chaudhary who wrote autobiography of an unknown Indian. So मैं सबसे पहले आपको बता दूं, निरासी चौधरी जो आपके मोस्ट फेमस रहे हैं. ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल प्रोस राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी. 20th सेंचुरी के आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोस राइटर्स रह चुके हैं निरासी चौधरी इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर. एंड उनकी राइटिंग्स में आपको क्लैश बिटवीन इंडियन ट्रेडिशन एंड वेस्टर्न मॉडर्निटी का देखने मिलेगा. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ निरासी चौधरी दैट अपीयर्ड इन योर एग्जामिनेशन इन दैट पर्टिकुलर question paper that was published 1951. See, this is the year of publication 1951. Autobiography it is, right? You keep in your mind. And what exactly in this? So मैं आपको बता दूं, ये जो book है doesn't tell only his personal life but also narrate the social, political and cultural transformation of India. So overall निरासी चौधरी का ये जो autobiographical work है, इस वर्क में उन्होंने सिर्फ अपना पर्सनल लाइफ नरेट नहीं किया, अदरवाइज ही एक्चुअली कवर सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस. आपने इस चीज का ध्यान में रखना है कि बेसिकली ड्यूरिंग वो कौन सा पीरियड है, ही डिस्कस्ड और ही कवर्ड इन दिस वर्क ऑफ हिम. राइट, ही कॉल्ड हिमसेल्फ अननोन. उन्होंने अपने आप को अननोन कॉल्ड किया है इस वर्क में, बिकॉज ही सॉ हिमसेल्फ एज ऑर्डिनरी इंडियन, क्योंकि वो अपने आप को एक ऑर्डिनरी इंडियन की तरह देख रहे हैं, नॉट फेमस लाइक पॉलिटिशियन या फिर रिफॉर्मर्स की तरह देख रहे हैं. सो प्लीज कीप इन योर माइंड कि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग दिस इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ निरासी चौधरी, इसमें आपको जो थीम्स देखने मिल जाएगा बेस्ड ऑन ए कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन विच ही फोकस्ड बिटवीन इंडियन ट्रेडिशंस एंड वेस्टर्न मॉडर्निटी, colonial influence and search for identity. These are theme based on this important work. and इसको basically उन्होंने formal English with deep historical insight टाइप लिखा है, यानी कि एलिगेंट वे में इसको उन्होंने लिखा है, जिसमें आपको ऑटोबायोग्राफी, सोशल कमेंट्री एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस देखने मिल जाएगा. कंप्लीट आयरनी, विट एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ इन्होंने अपना ये वर्क दिया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इफ आई टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ निरासी चौधरी इन लिटरेचर, सो सी गाइज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑटोबायोग्राफीज इन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इंडियन कॉलोनियल जो बेसिकली माइंडसेट था, राइट, उसे कंसीडर किया गया. एज वेल दिस पर्टिकुलर वर्क कंसीडर्ड कल्चरल डॉक्यूमेंट. व्हाई? बिकॉज इन दिस वर्क कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल इंडिया कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया गया है. सो एक तरह से डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं कल्चरल ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है वर्क. एंड ऑफ कोर्स इट गैव डिबेट्स अबाउट नेशनलिज्म वर्सेस कॉलोनियल इन्फ्लुएंस. आप प्लीज अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, कल्चरल डॉक्यूमेंट्स एंड इंडियन कॉलोनियल माइंडसेट को लेकर को फोकस करके एग्जामिनेशन में आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. सो दिस इज वन ऑफ देम. Here we talked about important major facts regarding autobiography of an unknown Indian. Now let's move on ahead. My son's father मैं कल डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ. Now we have to discuss about all through the Gandhian era. Hope we have discussed this also in yesterday videos. My God Dead Young, it also discussed by me yesterday.
अभी हम लोग जो बेसिकली रीच हो गए टूवर्ड्स 71 मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इन डिटेल्ड मैनर दिस पर्टिकुलर वर्क, देन मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी आपके क्वेश्चन पेपर में आपसे क्या क्वेश्चन बेसिकली रिगार्डिंग दिस मेजर वर्क पूछा गया है. तो फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, दिस इज फेमस क्रिटिकल वर्क विच वॉज रिटन बाय गौरी विश्वनाथन. मैं लिख देती हूँ फर्स्ट द राइटर नेम, गौरी विश्वनाथन, right? गौरी विश्वनाथन, the author of this important critical work, जिसका subtitle we have literary study and British rule in India. Literally, I'm just writing here. Which one we are just going to discuss now? Oh, you guys cannot actually, yeah, now you can easily, visit this particular. So the subtitle we have literary study and British rule in India. This one we are just talking about now. What I'm doing, literary, इसी के साइड में मैंने लिख दिया है literary study and British rule in India. So basically this is the subtitle of this important work, Mask of कॉन्क्वेस्ट. मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, दूसरे वाले टेक्स्ट के आगे उनका नाम लिख दिया गौरी. मैं यहाँ लिख देती हूँ गौरी विश्वनाथन ने इसको बेसिकली लिखा है. विश्वनाथन रॉट दिस इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट लिटरेरी स्टडी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो गौरी विश्वनाथन है एक इंडियन ओरिजिन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक हैं जो इंग्लिश एजुकेशन एंड कॉलोनियल पावर के लिए अपनी राइटिंग्स में राइटिंग्स के थ्रू आप बोल सकते हो एक्सप्लोर करते हैं थीम्स लाइक दिस, राइट. एंड ये जो इनका वर्क है ये बेसिकली 1950 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन, आई एम जस्ट राइटिंग हियर द ईयर 1950 इंडिया, राइट. Not 1950, 1989 the year of publication of this critical work. Please keep in your mind. थोड़ा सा मुझे यहाँ पे माइनर confusion है between, क्योंकि अगर मैं इनके जो आपके गौरी विश्वनाथन है इनकी अगर मैं बात करूँ तो was born in 1950, okay, और ये जो इनका वर्क है it came 1989, right. Now let's talk about what exactly the core idea of this critical work. तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो आपके गौरी विश्वनाथन है उन्होंने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया. जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट था इट इज़ अबाउट, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश लोग हैं ना, मतलब इंग्लिश लिटरेचर को कहीं ना कहीं इंडिया में एजुकेशन के लिए नहीं बल्कि कंट्रोल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है. जो बेसिकली इंग्लिश है, इंग्लिश वी स्टडी इन इंडिया, सो वाई जो आपके ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया अपने इंडिया में, बिकॉज टू कंट्रोल अस, नॉट टू एजुकेट अस. सो दिस एग्जैक्टली ही आर्ग्यूमेंट इन दिस वर्क मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट. होप यू अंडरस्टैंड. और बेसिकली ये जो गौरी विश्वनाथन है ये फीमेल है एंड फर्दर शी शोज दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, यूज्ड इंग्लिश लिटरेरी एजुकेशन एज अ पॉलिटिकल टूल. होप यू अंडरस्टैंड हियर. तो उन्होंने यहाँ पे एज ए पॉलिटिकल टूल यूज किया है इंग्लिश लिटरेरी एजुकेशन को इंडिया में. दिस इज द कोर आइडिया दैट शी एक्सप्लोर इन हर important critical work Mask of Conquest. So overall you have understand about exact core idea as well the facts जो आपने अपने माइंड में सस्टेन करने हैं. अभी मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी क्वेश्चन से भी. नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन. नेक्स्ट वी हैव द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन. तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट यूजीसी नेट में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इन योर क्वेश्चन पेपर 7 जनवरी 2025 में. इट इज़ अ क्रिटिकल वर्क स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंडियन इंग्लिश फिक्शन क्रिटिसिज्म की अगर मैं बात करूं तो उस फील्ड में ये फेमस वर्क है द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन एंड इट वॉज रिटन बाय मीनाक्षी मुखर्जी, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. मीनाक्षी मुखर्जी के आपको और भी वर्क्स देख के जाने हैं एग्जाम के लिए बिकॉज शी इज़ रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट. अभी जो इनका बेसिकली ये वर्क है इट केम इन 1971. इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, especially I'm talking about Indian English literature, right. अभी let's talk about मीनाक्षी जो आपकी मुखर्जी हैं, right. इंडियन लिटरेरी क्रिटिक, अकेडमिक एंड स्कॉलर भी हैं, ऑफ कोर्स इंडियन
मतलब इंग्लिश लिटरेचर में, राइट। ये स्कॉलर भी रही हैं। एज वेल शी टॉट एट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, JNU में ये शी टीच एक्चुअली। तो ओवरऑल जो इनका ये वर्क है, इसमें जो इनका सेंट्रल जो आइडिया शी एक्चुअली एक्सप्लोर, इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टडी कंसिडर किया जाता है ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स में। और ये जो टाइटल है इसका पर्टिकुलर, सी द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन, तो कहीं ना कहीं ये रेफर कर रहा है आइडिया दैट द इंडियन इंग्लिश नॉवेल्स ट्वाइस बॉर्न, यानी कि फर्स्ट बॉर्न यानी कि इंडियन ट्रेडिशन, एंड उसका जो रीबॉर्न हो रहा है, दोबारा से जब उनका बर्थ हो रहा है, इट इज द इंग्लिश लैंग्वेज। सो ये बेसिकली कोर आइडिया है बिहाइंड, और सिंबलाइज किया गया है टाइटल ट्वाइस बॉर्न को, राइट। होप यू अंडरस्टैंड हियर। एंड बेसिकली जो आपकी मीनाक्षी मुखर्जी है, शी ट्राइज टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ दिस वर्क like themes and techniques of major Indian English novelist की। शी एक्चुअली अंडरस्टैंड की जो इंडियन सेंसिबिलिटीज़ है किस तरीके से सर्वाइव कर रही है विद इन इंग्लिश लैंग्वेज। शी एक्सप्लोर दिस और फोकस इन हर वर्क, एंड ऑफ कोर्स शी इवेल्युएशन ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश फिक्शन का जो बेसिकली इवेल्युएशन है उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम अर्ली राइटर्स टू मॉडर्न नॉवेलिस्ट। सो दिस इज द कोर आइडिया और पर्पस टू राइट दिस इंपॉर्टेंट क्रिटिकल वर्क, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन। द ईयर पब्लिकेशन 1975 एंड बाय मीनाक्षी मुखर्जी। Hope you understand here. Now let's move on the next one, 73, After Amnesia. So friends, After Amnesia again important critical work है in Indian English literature में, and especially I'm talking about post colonial studies. तो आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने 3 वर्क्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, फर्स्ट मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन, एंड थर्ड वन मैं गोइंग टू डिस्कस आफ्टर एमनेसिया। तो ये कहीं ना कहीं आपके सेम आपके थीम को फोकस कर रहे हैं। तो कभी भी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन देखेंगे, वो मैचिंग का हो या फिर किसी भी क्वेश्चन में जब आपको 4 और 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं या फिर आपसे क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो उनको कहीं ना कहीं इंटरलिंक करके आपने आंसर करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा कि सभी में कॉमन चीज़ क्या है कि ये सभी क्रिटिकल वर्क है। अभी मैं नेक्स्ट भी आपको कराऊंगी क्योंकि मेजर 4 हमें करने हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपसे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर एमनेसिया। तो आफ्टर एमनेसिया जो बेसिकली ये पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में हम स्टडी करते हैं, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात कर रही हूँ, एंड इट वॉज रिटन बाय GN देवी। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे GN देवी, राइट, wrote this 1992, the year of publication of this important critical work, and she was born in 1950. Please keep in your mind, and she is active now. And what we have next, तो बेसिकली ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, जो बेसिकली आपके GN देवी हैं, एंड ऑफ कोर्स वी नो हर फॉर फाउंडिंग भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, जो बड़ौदा में है ना, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर, बेसिकली वी नोन फॉर फाउंडिंग, राइट, एंड शी प्रमोटिंग स्टडी ऑफ ट्रिबियल एंड इंडियन लैंग्वेजेस, राइट। और आप देखेंगे कि जितना भी इनका जो वर्क्स रहता है, तो इन्होंने ना कहीं इंडियन लैंग्वेज एंड एस्थेटिक्स पर बात किया है अपने वर्क्स में। अब इनका ये जो वर्क है आफ्टर एमनेसिया देवी का, तो इसमें इन्होंने क्या बात किया है, तो इस पर्टिकुलर वर्क में इन्होंने जो मेन इनका आर्ग्यूमेंट है, जो इन्होंने सेंट्रल आर्ग्यूमेंट दिया है, जो कोर आइडिया दिया है ऑफ दिस वर्क, इट इज़ इंडिया। किस तरीके से उनका मानना है कि जो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन है उसके ड्यूरिंग जो ह्यूमन बीइंग थे, राइट, उन्होंने अपनी एक्चुअल जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की एक जो ट्रेडिशन था, यानी कि इन अदर वर्ड्स मैं आपको बोलूँगी, जो इंडिया है बेसिकली लॉस्ट कर चुका है ओरिजिनली जो एक लिटरेरी क्रिटिकल ट्रेडिशन था। इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशन जो था एक बेसिकली लिटरेरी क्रिटिकल ट्रेडिशन, उसको लॉस्ट कर चुका है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, बिकॉज ऑफ दैट। तो यही बेसिक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बात किया है, और इसी को जो आपके देवी हैं इन्होंने एमनेसिया का नाम दिया है, क्योंकि लॉस्ट कर चुके हैं हम। किसको लॉस्ट कर चुके हैं? जो बेसिकली लिटरेरी एंड क्रिटिकल ट्रेडिशन है ऑफ इंडिया का। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट आइडिया शी टॉक्ड अबाउट इन दिस वर्क, राइट। और ये जो फॉरगेटफुलनेस है
हमारे ट्रेडिशन का, इसी को उन्होंने क्या बोला है, एमिनीसिया बोला है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. थोड़ा सा टिपिकल मुझे भी लगा अंडरस्टूड करने में, दैट्स व्हाई आई एम गोना सम टाइम अनेबल टू जस्ट एक्सप्लेनिंग इन अ बेटर manner to all of you. Hope you understand the core idea here. So basically यहाँ पर एमिनीसिया को memory loss symbolize किया गया है, and this is enough about this. Now we talked about the next one, a history of Indian English literature. तो बेसिकली फ्रेंड, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल वर्क कंसिडर किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर में. स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश. आपको पता है, अभी अगर मैं अपडेटेड सिलेबस की बात करूं तो एग्जामिनर ने इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स को बहुत ज़्यादा फोकस किया था. उन पर बेस्ड काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड आपको पुट किए थे 27 जून एग्जामिनेशन में. वो भी मैं पेपर आपके साथ सॉल्व करूंगी नेक्स्ट. फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट दिस वन. सो आप देख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक asked in a great level in your examination. So please focus. अभी स्पेशली जो मैंने अभी आपको ये 4 numbers of work बताएं, critical works जो मैं आपको बता रही हूँ, अभी मैं familiar भी कराऊंगी after this particular one, like Mask of Conquest, The Twice Born Fiction, After Amnesia and History of English Literature. ये 4 numbers of critical works आपको स्पेशली फोकस करना है. इनफैक्ट जो भी सर्कुलेट हो रहा है इन राइटर्स के जो भी वर्क्स हैं, अदर वर्क्स हैं, उन्हें भी आपने गो थ्रू करना है, क्योंकि दीज आर रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर मैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो बेसिकली इट इज़ बाय M.K. नायक. जो आपका ये वर्क है अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, M.K. नायक. ठीक है, M.K. नायक द ऑथर ऑफ दिस, और इसको 1982 में इसको पब्लिश कराया इस पर्टिकुलर वर्क को. एंड ऑफ कोर्स ये इनका एक जो वर्क है, चलिए सबसे पहले मैं आपको M.K. नायक के बारे में बता दूं. मधुकर कृष्ण नायक. ठीक है, बेसिकली ये ही वॉज बॉर्न 1926 में ये बॉर्न हुए हैं, और इंडियन लिटरेरी क्रिटिक, स्कॉलर एंड अकेडमिक बेसिकली एसोसिएशन है इनका, एंड ही स्पेशलाइज्ड है इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में. अच्छा, इनका जो बेसिकली ये जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर 1982, इस बुक में ना आप बोल सकते हो फर्स्ट ये बुक कंसिडर किया जाता है जिसमें सिस्टमैटिक एंड ऑथोरिटेटिव अकाउंट दिया गया है किस चीज़ का, द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश. तो उसके बारे में सिस्टमैटिक तरीके से बेसिकली बताया गया है, जहाँ पर इन्होंने ट्रेस किया है इंटायर हिस्ट्री फ्रॉम द अर्ली कॉलोनियल जो बिगनिंग था 1830 से लेकर इन्होंने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन जो राइटिंग्स हैं, जो राइटर्स हैं बेसिकली, उन सभी को फोकस किया है अपनी इस वर्क के अंदर. बेसिकली ये बुक जो जितना भी एस्पिरेंट्स रहता है यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करते हैं टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दे स्टडीड दिस बुक, राइट. सो ओवरऑल इनका जो मेन पर्पस यही है टू कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री देना इंडियन राइटिंग्स में, जो इंडियन राइटिंग्स है आपकी इंग्लिश की, उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री प्रोवाइड करना, क्लासीफाई करना ऑफ कोर्स मेजर राइटर्स को, मूवमेंट्स को क्रोनोलॉजिकली. ओके, एंड ऑफ कोर्स एनालाइज किया है इन्होंने अपनी इस बुक में, इवेल्युएट किया है फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा एंड क्रिटिसिज्म इन इंडिया. सो ओवरऑल दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक. अगर आपके पास ये बुक है तो प्लीज यू कीप दिस बुक सो दैट यू गाइज कैन इनहेंस योर नॉलेज टूवर्ड्स इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश. होप यू अंडरस्टैंड हियर. अभी लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन जो बेसिकली आपसे एग्जामिनेशन में पूछा गया है. सी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 103. यहाँ उन्होंने पूछा है क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ पब्लिकेशन. सो ओवरऑल यहाँ पे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, आपको अरेंज करना है इन वर्क्स को इन अ क्रोनोलॉजी मैनर. तो अभी हम लोग कौन कौन से डिस्कस कर चुके हैं. गौरी विश्वनाथन का मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट 1989. मीनाक्षी मुखर्जी का द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन 1971 वी हैव टॉक्ड अबाउट. GN देवी का आफ्टर एमनेसिया वी हैव टॉक्ड अबाउट 1992 ईयर ऑफ पब्लिकेशन. एंड MK नायक का हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर दैट इज 1982. अभी जो हमारा बचा है इट इज बाय हरीश त्रिवेदीज कॉलोनियल ट्रांजैक्शंस. अभी मैं आपको ये भी गो थ्रू करा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ व्हाट एग्जैक्टली द फैक्ट यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर योर फर्दर प्रिपरेशन के लिए. सो वी हैव डन दिस क्वेश्चन नाउ एंड देन वी हैव टू मूव अहेड. अभी जो हमारा नेक्स्ट है 75 नंबर सी, यू गाइस कैन सी ऑन स्क्रीन, कॉलोनियल ट्रांजैक्शंस. तो बेसिकली फ्रेंड्स इसका जो सब टाइटल भी है, देखिए सब टाइटल भी आपको सिक्योर करना है, माइंड में सस्टेन रखना है, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आपको प्रॉपर एग्जामिनेशन में पुट होते हैं. सो बेसिकली कॉलोनियल ट्रांजैक्शन का जो सब टाइटल भी है, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडिया, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंडिया, right? This is the subtitle and it is important one.
रिटन बाय हरीश त्रिवेदी। आई एम जस्ट राइटिंग हियर, अभी मैंने पीछे आपको क्वेश्चन भी गो थ्रू कराया है। हरीश त्रिवेदी, ठीक है, हरीश त्रिवेदी ने इसे लिखा है। एंड द पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्क 1993। कीप इन योर माइंड। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, अभी थोड़ा सा हरीश त्रिवेदी के बारे में मैं आपको बता दूं तो बेसिकली हरीश त्रिवेदी जो है इंडियन लिटरेरी क्रिटिक के साथ एसोसिएटेड है एंड स्कॉलर भी हैं ऑफ इंग्लिश एंड कंपैरेटिव लिटरेचर के एंड मेजर एरियाज जिसमें ये बेसिकली फोकस करते हैं अपनी राइटिंग में पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज, इंडियन इंग्लिश राइटिंग्स एंड ट्रांसलेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज की बात करते हैं बिकॉज ही हैज़ एडिटेड एंड को ऑथर्ड मैनी वर्क्स ऑफ एडवर्ड सैद, अमित चौधरी एंड बिल एस्क्रॉफ्ट। तो देयर आर सम राइटर जिनके वर्क्स को ये ऑलरेडी एडिट एंड को ऑथर्ड कर चुके हैं, जिसमें से एडवर्ड सैद मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनको लेकर भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलता है। सो कहीं ना कहीं आपने इनको भी इंटरलिंक करके स्टडी करना है। एडवर्ड सैद को व्हेन यू स्टडी तो आपने उन्हें हरीश त्रिवेदी के साथ भी थोड़ा बहुत लिंक करना है बिकॉज उनके वर्क्स को कुछ एडिट एज वेल को ऑथर्ड इन्होंने किया है एंड ही एक्चुअली प्रमोटिंग इंडियन पर्सपेक्टिव्स इन पोस्ट कॉलोनियल थियोरी। तो हियर वी हैव सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग आपके हरीश त्रिवेदी। अभी जो इनका ये बुक है कॉलोनियल ट्रांजैक्शंस, बेसिकली ये जो इनका बुक है एक क्रिटिकल स्टडी है ऑफ हाउ इंग्लिश लिटरेचर एंड एजुकेशन वर इंट्रोड्यूस्ड इन कॉलोनियल इंडिया। किस तरीके से कॉलोनियल इंडिया में आपका जो इंग्लिश लिटरेचर है एंड एजुकेशन है उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था। सो ही टॉक्ड अबाउट इन दिस वर्क एंड ऑफ कोर्स ही फोकस टुवर्ड्स द कल्चरल एक्सचेंज जिसमें ट्रांजेक्शन्स की इन्होंने बात किया है बिटवीन कॉलोनाइजर एंड कॉलोनाइज्ड। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड जो बेसिकली थीम इन्होंने कवर किए हैं अपने इस बुक में, ही टॉक्ड अबाउट इंग्लिश लिटरेचर को एज अ कॉलोनियल टूल, जैसा कि मैंने आपको बताया, एंड इंडियन रेस्पॉन्स एंड रेनिसा के बारे में इन्होंने बात किया है। तो ओवरऑल ही टॉक्ड अबाउट ऑन सेम थीम एंड फोकस एरिया ऑन सेम, जैसा कि अभी पिछले हमने 3 पढ़े थे, ठीक है। तो हियर वी हैव डिस्कस अबाउट 4 मेजर क्रिटिकल वर्क्स, तो नॉट 4 एक्चुअली 5 मेजर क्रिटिकल वर्क्स। फर्स्ट वी हैव मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट, द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन, आफ्टर एमनीसिया, a history of English literature, colonial transactions. So here I talked about major 5. These are really most important. इनको please secure करके रखिए and prepare them for upcoming UGC NET English examination perspective. Now let's move on the next one, 76, Nala and Damayanti. तो फ्रेंड्स, नाला एंड दमयंती दिस इज अ क्लासिकल इंडियन टेल जिसको रिटेल किया गया है, पोएटिक रिटेलिंग दिया गया है बाय श्री औरोबिंदो। तो बेसिकली श्री औरोबिंदो, राइट। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगी जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट नाला एंड दमयंती रिटन बाय श्री औरोबिंदो। ओके, इंपॉर्टेंट लिटरेरी एंड पोएटिक रिटेलिंग है ये बेसिकली क्लासिकल इंडियन टेल का। होप यू अंडरस्टैंड हियर। सो ओवरऑल इसका जो पब्लिकेशन है इट इज़ 1896। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है एंड ये बेसिकली बेस्ड ऑन है एपिसोड फ्रॉम महाभारत, महाभारत के एपिसोड्स पर बेस्ड ऑन है। अभी जो श्री औरोबिंदो हैं, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इंडियन फिलोसोफर, योगी, पोएट हैं एंड नेशनलिस्ट हैं। श्री औरोबिंदो से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ओवरऑल आपको पुट होते हैं। फ्रेंड्स, आपको मैं ये सजेशन दूंगी, जो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर है ना आपका, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। अगर स्टूडेंट्स इसको प्रॉपर मैनर में प्रिपेयर करते हैं, सबसे अच्छी बात ये है इसे प्रिपेयर करना इजी वर्क है। यू गाइज कैन ईजिली मेमोराइज ईच राइटर, उनके वर्क्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडियन है तो वी आर इंडियन ऑफ कोर्स, तो हम कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर लेते हैं, ट्रेडिशन को अंडरस्टूड कर लेते हैं क्योंकि वी लिव इन इट। ओके, सो डेफिनेटली इंडियन इंग्लिश लिटरेचर आपका एग्जामिनेशन में भी आपका एक वाइड एरिया कवर करता है। तो अगर आप टू द पॉइंट स्टडी करना चाहते हैं देन मैं आपको यही बोलूँगी, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए। देन आफ्टर यू मस्ट मूव टूवर्ड्स द ब्रिटिश लिटरेचर, देन दैट मच यू कैन। आपका अमेरिकन लिटरेचर हो गया, अफ्रीकन लिटरेचर हो गया, बट आपको जो एग्जैक्टली जो वाइड एरिया आपका कवर होता है, जो आपके मैक्सिमाइज होते हैं मार्क्स, वो आपके इंडियन इंग्लिश लिटरेचर एंड ब्रिटिश लिटरेचर से होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड हियर।
अगर आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में आप जितने भी आपके इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं, पोइट हैं, अगर आप उन्हें प्रिपेयर करते हैं, इट मीन्स यू हैव डन विद इट। अभी श्री अरबिंदो वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके इंडियन इंग्लिश राइटर्स में, जिनसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनता है। इनका टाइमलाइन आपने अपने ध्यान में रखना है श्री अरबिंदो का 1872 टू 1950, क्योंकि क्वेश्चंस आपको सिर्फ मेजर वर्क से नहीं मिलते, उनकी टाइमलाइन से मिलते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन से मिलते हैं टुवर्ड्स लिटरेचर, और उनका वो कौन कौन सा फोकस एरिया है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं दे यूज्ड इन देयर राइटिंग्स। ओवरऑल ये सभी क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को इन्हेंस करने में आपको मदद करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द अर्लीस्ट इंडियन इंग्लिश पोइट्स में से एक हैं, जिनकी राइटिंग्स में आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा इंडियन मैथोलॉजी का, कहीं ना कहीं टच मिल जाएगा विद वेस्टर्न पोएटिक। तो इंडियन मैथोलॉजी का टच आपको वेस्टर्न पोएटिक, इनकी राइटिंग्स में दोनों मिल जाएगा। और इनके जो मेजर वर्क्स हैं श्री अरबिंदो के, लाइक आपकी सावित्री हो गया, द लाइफ डिवाइन हो गया, एसेज ऑन गीता हो गए, नाला एंड दमयंती जो बेसिकली इनका पोयम है। सो ओवरऑल ये सभी वर्क्स आपने स्टडी करने हैं श्री अरबिंदो के। एंड व्हाट वी हैव इन दिस वर्क, लेट्स टॉक अबाउट। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है नाला एंड दमयंती, इट केम फ्रॉम, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, महाभारत, राइट, अ लव स्टोरी ऑफ किंग नाला, राइट, एंड प्रिंसेस दमयंती के बारे में बेसिकली ये स्टोरी है, जिसमें अरबिंदो ने दोबारा से, मतलब शी रिटोल्ड, राइट, नॉट अ शी, एक्चुअली श्री अरबिंदो मेल है, तो अरबिंदो ने यहाँ पे रिटोल्ड किया है इंग्लिश ब्लैंक वर्ड्स, राइट, बेसिकली इंग्लिश ब्लैंक वर्ड्स, और इंस्पायर्ड बाय कहीं ना कहीं ये जो आपका मिल्टन है, जिन्हें हम अपने ब्रिटिश लिटरेचर में स्टडी करते हैं, जो मिल्टनिक स्टाइल है बेसिकली, उसे इन्होंने कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर्ड है, और इंडियन इमोशंस एंड फिलॉसफी। सो आपने यहाँ पे क्या देखा, मिक्सड अप देखा। किस चीज़ का मिक्सड अप देखा? ऑफ कोर्स, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि इंडियन मैथोलॉजी विथ वेस्टर्न पोएटिक। सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ नाला एंड दमयंती। तो मैंने आपको इसका कोर आइडिया बता दिया, एज वेल जितने फैक्ट्स आपको माइंड में सस्टेन करने हैं, आई हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव जयदेवा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जयदेवा एक प्ले है विच इज़ रिटन बाय हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय। आई एम जस्ट राइटिंग हियर हरींद्रनाथ ने इसको लिखा है, यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दिस इज़ अ वर्स प्ले, यानी कि पोएटिक ड्रामा, इट इज़ अ वर्स प्ले, राइट, एक ये वर्स प्ले है, एंड इसको पब्लिश कराया अराउंड 1940s, नॉट एग्जैक्ट डेट आई हैव, 1940s मतलब इसका पब्लिकेशन है। अच्छा, जो हरींद्रनाथ हैं, ये बेसिकली इंडियन इंग्लिश पोएट है, ड्रामेटिस्ट है, एक्टर हैं एंड पॉलिटिशियंस हैं, एंड ऑफ कोर्स ब्रदर भी हैं सरोजनी नायडू के, राइट, सरोजनी नायडू के ब्रदर हैं, जिन्होंने नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, जिन्हें बोला जाता है सरोजनी नायडू को। किसने बोला था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? प्लीज कमेंट में जरूर से मुझे बताइएगा, क्योंकि आई हैव टोल्ड मेनी टाइम, राइट। ये वन ऑफ द पाइनियर्स कंसिडर किए जाते हैं आपके हरींद्रनाथ ऑफ इंडियन इंग्लिश ड्रामा एंड पोएट्री में, राइट। तो अभी आपने हरींद्रनाथ को भी, उनके मेजर वर्क्स को भी देख के जाना है, जैसे द विडो हो गया, इनका पोएट्री का पार्ट है, द फीस्ट ऑफ यूथ, मास्क ऑफ फेयरवेल्स, द कॉफिन, ये इनका एक प्ले है, जयदेवा इनका एक वर्ड्स प्ले है, ठीक है। तो ओवरऑल आपने इन सभी को गो थ्रू करना है। अभी जो इनका ये जयदेवा है, तो इसमें आप देखेंगे, एज आई टोल्ड यू, कि इट इज़ अ वर्ड्स प्ले, ड्रामा है जिसे एक पोइटिक फॉर्म में लिखा गया है, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट वर्ड्स प्ले, एंड इट इज़ रिटन इन लिरिकल ब्लैंक वर्ड्स, राइट, जहाँ पे आपको डिवोशनल इमेजरी एज वेल फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस देखने मिल जाएगा, राइट। और ओवरऑल ये जो बेसिकली इनका प्ले है, इसमें ना एक सेंटर है टूवर्ड्स, या सर्कुलेट हो रहा है लाइफ एंड डिवोशन ऑफ जयदेवा, जो बेसिकली 12th सेंचुरी का पोएट होता है, सेंट होता है, हु रॉट गीता गोविंदा। तो उस पर बेसिकली सेंटर है ये जो इनका जयदेवा प्ले है। सो ओवरऑल आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एंड पोएटिक डायलॉग बेसिकली इसको लिखा गया है, जैसे मर्डर इन द कैथेड्रल लिखा गया है टी.एस. इलियट का, सेम मैनर में इट वाज रिटन। इमेजरी, म्यूजिकल रिदम आपको इसमें देखने मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग दिस प्ले, एंड देयर इज़ नो नीड टू जस्ट स्टडी मोर अबाउट इट। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी। फर्स्ट लेट्स मूव अहेड। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वी हैव द विजर्ड्स ऑफ बसोरा। दिस इज अगेन वर्ड्स प्ले written by P.K. Krishnaswamy. I'm just writing here P.K. Krishnaswamy. थोड़ा मेरा राइटिंग बहुत गंदा सा आ रहा है, आप
प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। पी.के. कृष्णास्वामी का वर्ड्स प्ले है ये, एंड इट वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स। पी.के. कृष्णास्वामी वन ऑफ अर्ली इंडियन ड्रामेटिस्ट में से एक है इन इंग्लिश में, एंड ही रॉट इन द ट्रेडिशन ऑफ श्री अरबिंदो एंड हरिंद्रनाथ, जो बेसिकली इनके ब्रदर हैं। तो जैसे कि वर्ड्स ड्रामा पर कहीं ना कहीं फोकस किया है, और इनके जो ड्रामाज हैं पी.के. कृष्णास्वामी के, वन ऑफ दिस ऑल्सो द विजर्ड्स ऑफ बसोरा, तो इनके ड्रामाज में आपको कॉम्बिनेशन देखने मिल जाएगा ईस्टर्न फिलोसफी का, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स का, एज वेल पोइटिक लैंग्वेज का, राइट। तो इनका ये इंपॉर्टेंट प्ले है पी.के. कृष्णास्वामी का। तो बेसिकली ये एक वर्ड्स ड्रामा, एज आई टोल्ड यू, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और इसको सिटी जो बसोरा, यानी कि ये जो नेम है टाइटल में भी है, यहीं पर इसका सेटिंग है, जिसको सिंबलाइज किया गया है एज अ पावर, पॉलिटिक्स एंड मोरल स्ट्रगल। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। तो ओवरऑल जो बेसिकली ये इनका प्ले है, तो इसमें ना आपको 2 मिनिस्टर्स देखने मिल जाएंगे, जो विजर्ड्स हैं ना, वजीर्स, और यहाँ पे जो द विजर्ड्स लिखा है, तो इसमें ना एज ए कैरेक्टर आपको मिनिस्टर्स को बोला गया है, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुड एंड इविल को, राइट, प्ले के अंदर। यानी कि विजर्ड्स स्टैंड्स फॉर ट्रूथ, जस्टिस एंड राइटियसनेस, एंड जो अदर वन है, मतलब कि मैंने बताया ना 2 विजर्ड्स हैं, तो एक तो है जो ट्रूथ पर स्टैंड्स है, एंड दूसरा वाला सिंबलाइज कर रहा है करप्शन को। तो ये जो स्टोरी है कहीं ना कहीं शो कर रही है हाउ जो पॉलिटिकल एम्बिशंस होती हैं लीड्स टू मोरल डाउनफॉल, राइट। तो दिस इज अबाउट द विजर्ड्स ऑफ बसोरा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द फ्लूट ऑफ कृष्णा। तो फ्रेंड्स, बेसिकली द फ्लूट ऑफ कृष्णा, इट इज़ बाय श्री अरबिंदो। आई एम जस्ट राइटिंग हियर श्री अरबिंदो, राइट। एंड ये बेसिकली पोयम है जो बेस्ड ऑन ए स्पिरिचुअल एंड सिम्बॉलिक है। एंड ये जो पोयम है ना श्री अरबिंदो का, स्पिरिचुअल फिलोसफी को कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा है। और जो फ्लूट ऑफ कृष्णा है, जो बेसिकली टाइटल है ऑफ द पोयम, इज सिम्बोलाइज कर रहा है डिवाइन कंसाइंसनेस, राइट, यानी कि ह्यूमन सोल टूवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। किस तरीके से एक जो ह्यूमन सोल होता है उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, तो इसी चीज़ को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, जो टाइटल है इस पर्टिकुलर पोएम का। और यहाँ पे मतलब मैथोलॉजी, मेटाफिजिकल मीनिंग्स के साथ कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया गया है, एटर्नल डिवाइन की बात की गई है। सो दिस इज अबाउट द फ्लूट ऑफ कृष्णा। सो इसे सिंपल लिरिकल इंग्लिश में लिखा गया है, इंडियन इमेजरी को एक्सप्रेस किया गया है, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे वेस्टर्न पोइटिक रिदम भी आपको देखने मिल जाएगा, और वेदांतिक फिलोसफी ऑफ कोर्स ये अरबिंदो की। यहाँ थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट आई एम गोना जस्ट शो यू। यहाँ पे आपको मैचिंग पूछा गया था। हियर वी हैव सम वर्क जो अभी हमने बेसिकली डिस्कस किए, नाला एंड दमयंती, जयदेवा, विजर्ड्स ऑफ बसोरा, द फ्लूट ऑफ कृष्णा। अभी ऑन द अदर हैंड जो हमको ऑथर्स हैं यहाँ पे, मीन्स जो पोइट हैं एंड प्ले राइट हैं ऑफ दीज रिस्पेक्टिव, जो भी मेरे पास अभी यहाँ लिस्ट है 4 नंबर ऑफ वर्क्स का, श्री अरबिंदो, वासुदेव राव। अभी जो ये वासुदेव राव है, अगर मैं आपसे वासुदेव राव की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर राइटर, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो, क्योंकि अभी हमारे पास मैचिंग्स में द फ्लूट ऑफ कृष्णा बचता है, अभी ऑन दी अदर साइड हमें वासुदेव राव बचते हैं। लेकिन वासुदेव राव इंडियन इंग्लिश पोइट तो हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि इन्होंने दिस टाइटल जो द फ्लूट ऑफ कृष्णा है ऐसा करके कुछ लिखा है अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज। अगर आपके पास अनदर ऑप्शन है, इफ़ यू हैव सॉल्यूशन टू दिस, सो यू कैन कॉमेंट मी फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू मी देखिए, जो ये द फ्लूट ऑफ कृष्णा, इट इज़ बाय श्री अरबिंदो, और नाला एंड दमयंती भी हम लोगों ने देखा कि ये श्री अरबिंदो का था। होप अगर मेरे से कहीं यहाँ पे मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अदरवाइज आई हैव गिवन माई बेस्ट परफॉर्मेंस। जितना मैं आपको बता सकती थी इन सभी वर्क्स एज वेल द पोइट्स के बारे में, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। ओके, क्योंकि इस टाइम पर जो बेसिकली 7 जैन को एग्जामिनेशन होता है, काफ़ी सारे ड्रॉप क्वेश्चंस भी थे, तो मे बी इट इज़ वन ऑफ दैम। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है टू जस्ट मेक यू फैमिलियर अबाउट द मेजर वर्क्स, लिस्ट ऑफ मेजर वर्क्स। और बेसिकली ये वो वर्क्स हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुके हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो दिस इज द मेन टारगेट ऑफ माइंड। अभी नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड्स अनदर मेजर वर्क, द टाइगर। तो गाइज लेट्स टॉक अबाउट, यू ऑल नो अबाउट द टाइगर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से एक है इंग्लिश लिटरेचर, एंड फ्रिक्वेंटली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में ऑफ योर, एंड इट इज़ बाय विलियम ब्लैकी, विलियम ब्लैकी,
राइट, विलियम ब्लैकी का है एंड उनके कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस का पार्ट है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, 2 पार्ट्स है ना उनके, जो बेसिकली तो बेसिकली ये आपका कहाँ पर आया है, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलता है। तो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो इनका अप्रॉक्स आई थिंक 1794 में पब्लिश हुआ था, जिसमें इनका द टाइगर पोएम इंक्लूडेड है इस कलेक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट इनका था द सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो 1789 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो उस पर्टिकुलर में इनका द लैम्प करके जो पोएम था वो आया था, तो जो बेसिकली अपोजिट है टू ईच अदर। अभी विलियम ब्लैकी के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, इनका जो टाइम लाइन है इट इज़ 1757 because this asked in examination to 1827. Now ये आपके एक मेजर रोमांटिक एज पोइट हैं, पेंटर हैं एंड नोन ही इज फॉर हिज मिस्टिकल विजन एंड सिम्बॉलिक पोइट्री के लिए वी नो हिम। इन 2 कलेक्शंस इन्होंने दिए थे, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट। तो जिसमें इन्होंने 2 साइड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ की दिखाई थी, वन साइड इनोसेंस को रिप्रेजेंट करा था एंड द सेकंड वन साइड जो था वो एक्सपीरियंस को डिनोट करा था। अभी लेट्स टॉक अबाउट द टाइगर। ये टाइगर आपने लाइन बाय लाइन स्टडी करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जो लास्ट में 2 क्वेश्चंस बनते हैं जिसके बेस्ड वो 5 क्वेश्चंस आपको फ्रेम करते हैं, तो दीज टाइप ऑफ पोएम्स कैन बी आस्क्ड, ओके। तो टाइगर इनका वन ऑफ द मोस्ट सिंबॉलिक एंड मिस्टीरियस पोएम है, पोएम्स में से एक है ब्लैकी का, जहां पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है ऑफ कोर्स नेचर ऑफ क्रिएशन, जिसमें ये बता रहे हैं कि जो गॉड है वो किस तरीके से, जिसने लैम्प बनाया, एक जेंटल लैम्प बनाया, क्या ऑल्सो ही क्रिएट द टाइगर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक तरफ तो उन्होंने एक ऐसा जेंटल सा क्रिएचर मतलब क्रिएट कर दिया जैसे लैम्प है जो कुछ नहीं जानता, मासूम सा, और ऑन दी अदर हैंड पावरफुल उन्होंने टाइगर को मतलब क्रिएट कर दिया। तो वो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या गॉड ने खुद से बनाया है ये चीज़ें। तो ओवरऑल टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई could frame the fearful symmetry. So this is about opening lines of आपका the tiger जो basically examination में can be asked, okay. So you please keep in your mind इसमें 6 quatrains हैं जिसमें 4 line stanzas आपको मिल जाएंगे, 6 quatrains मतलब कि 6 आपको इसमें पेयर्स मिल जाएंगे, 4 जिसमें लाइंस हैं स्टैंजास की, और राइमिंग कपलेट इसका ए बी बी रहता है, और टाइगर रिपीटेशंस आपको इसमें दिखने मिल जाएगा, ओके। सो हियर आई टॉक्ड अबाउट इम्पॉर्टेंट, जितना भी मतलब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यू मस्ट कीप इन योर माइंड। अभी क्वेश्चन भी मैं आपको फैमिलियर कराऊंगी, बट बिफोर लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द सॉलिटरी रीपर। तो गाइज द सॉलिटरी रीपर, तो मैं आपको बता दूं जो 18 जून 2024 का जब हम एग्जामिनेशन का लिस्ट में इसी तरह से लेकर आई हूँ मेरी पास्ट वीडियोस में, जो बिफोर अभी दिस सीरीज मैंने अपलोड किया है चैनल पर, तो आप देखेंगे वहाँ पर भी ये आपसे पर्टिकुलर वर्क पूछा गया था, द सॉलिटरी रीपर। अगेन देखिए आपका जो 7 जनवरी 2025 में अभी जो लास्ट टू लास्ट ईयर बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं नाउ, इसमें भी पूछा है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच इंपॉर्टेंस ऑफ ईच वर्क्स for you all to prepare for your further examination, right? So overall you have to just keep in your mind the area, the importance of key content जो मैं आपको provide कर रही हूँ एग्जामिनेशन में कितना important है। चलिए लेट्स कम बैक, द सॉलिटरी रीपर, लेट्स रिवाइज। विलियम वर्ड्सवर्थ का है ये, विलियम वर्ड्सवर्थ का, जिसे 1807 में पब्लिश कराया है इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में, ठीक है। ये इनका बेसिकली लिरिक पोएम है। एंड एज वी नो अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, जिनका टाइमलाइन प्लीज कीप इन योर माइंड 1770 to 1850. Why? Because this can be asked in your examination. Already have been asked, क्योंकि chronology आपसे पूछी जाती है एंड टाइमलाइन बेस्ड भी पूछी जाती है। नाउ ही मेजर आपके रोमांटिक पोइट हैं इंग्लैंड के, हु बिलीव्ड दैट पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। दिस फ्रेज आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि दिस ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। एंड इनकी जो थीम्स रहते हैं इनकी पोइट्री के बेस्ड ऑन नेचर, इमोशनल, रूरल लाइफ एंड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। एंड नॉन फॉर हिज बिलीव दैट नेचर इज अ मोरल टीचर, दैट सिंपल रूरल पीपल आर क्लोज टू ट्रूथ। ये कहीं ना कहीं नेचर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड मतलब आप बोल सकते हो एक कॉमन जो पीपल हैं उनके ये बेस्ट पॉइंट हैं आपके वर्ड्सवर्थ। एंड इनका जो द सॉलिटरी रीपर है, इसमें इन्होंने यंग हाईलैंड के बारे में बात किया, इनके स्कॉटिश गर्ल,
राइट उसके बारे में बात किया है, जो बेसिकली रीपिंग कर रही है, ग्रेन कर रही है अलॉन, राइट, एंड शी सिंगिंग अ मिलंकली सॉन्ग, एक मिलंकली सॉन्ग गा रही है। तो यहाँ पे जो पोएट हैं डीपली मूव्ड हो जाते हैं टूवर्ड्स हर ब्यूटीफुल एंड इमोशनल सॉन्ग, राइट, इवन डजेंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज बट इवन दो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर बेसिकली बात किया है। इफ़ यू वांट सो आपने उन लाइंस को भी ज़रूर से देख लेना है जो बेसिकली इसमें रिप्रेजेंट की गई है। तो यहाँ पे ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी की दिखाया गया है, नेचर एंड इमोशन के बारे में बात किया है, मिस्ट्री के बारे में बात किया है, ऑफ आर्ट की, एंड ऑफ कोर्स मेमोरी एंड इमेजिनेशन की बात किया है। होप यू अंडरस्टैंड। इयाम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा है, 4 स्टैंजास हैं, 8 लाइन्स हैं, ऑक्टेव फॉर्म में इसको लिखा गया है। प्लीज कीप इन योर माइंड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। होप यू अंडरस्टैंड हियर। लिरिकल पेस्टोरल बेसिकली इनका इसका जेंडरा है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन एडोनिस। एडोनिस अगेन आपका रिपीट हो रहा है, उस एग्जाम में भी हुआ था 18 जून वाले में, और अभी भी आपका रिपीट हो रहा है सी 7 जैन वाले में, एडोनिस। ओके, नाउ लेट्स रिवाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बाय और अबाउट एडोनिस। तो बेसिकली फ्रेंड्स, एडोनिस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन एलिजीज में से एक है इंग्लिश लिटरेचर का, जो आपसे एग्जामिनेशन में अगेन एंड अगेन पूछा जाता है, एंड इट इज़ बाय पीबी शैली। आई एम जस्ट राइटिंग हियर पीबी शैली। पीबी शैली के आपको सभी वर्क्स देख के जाने हैं, इंपॉर्टेंट है। 1821 बेसिकली इसका पब्लिकेशन है एडोनिस का, एंड इसका अगर मैं कंप्लीट टाइटल की बात करूँ तो इट इज़ एन एलिगी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ पर लिखा गया था, जो बेसिकली ऑथर भी हैं एंडीमियन, जिन्होंने एंडीमियन लिखा था जॉन कीट्स ने, और उनकी डेथ पर बेसिकली एडोनिस लिखा गया है बाय पीबी शैली। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, पेस्टोरल एलिजी है। एंड पीबी शैली के बारे में अगर मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं तो ही इज़ 2nd जनरेशन रोमांटिक पोइट। अभी 1st जनरेशन एंड 2nd जनरेशन पोइट्स को भी आपने अपने ध्यान में रखना है, क्योंकि जो 2nd जनरेशन है उसमें आपके पीबी शैली, बायरन एंड कीट्स आते हैं, एंड 1st में आपके विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज, राइट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी अभी पूछा है आपसे एग्जामिनेशन में। सो प्लीज कीप इन योर माइंड। पीबी शैली ज़्यादातर आइडियलिज्म, रिवॉल्यूशनरी थॉट्स को लेकर और लिरिकल ब्यूटी पर बात करते हैं, और ही बिलीव्ड इन लव, इमेजिनेशन एंड इमोर्टैलिटी पर, और ह्यूमंस जो स्पिरिट है उसकी इमोर्टैलिटी पर विश्वास करते हैं। एंड एडोनिस इनका एक एलिगी है जो इन्होंने मॉर्न किया था ऑन द डेथ ऑफ उनका जो बेस्ट फ्रेंड एंड फेलो पोएट थे जॉन कीट्स। बहुत ही अर्ली उनकी डेथ हो जाती है। तो जो टाइटल है इसका एडोनिस, जो बेसिकली कम्स फ्रॉम एडोनिस, एडोनिस से आया है, जो कौन है, आ ग्रीक गॉड है ऑफ ब्यूटी एंड वेजिटेशन, राइट, जो बेसिकली यंग डाई हो गए, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली सिंबलाइज किया गया है यूथ एंड पोइटिक ब्यूटी, किस तरीके से कट हो जाती है शॉर्ट, यानी कि शॉर्ट लाइफ, जब कोई पोइट, एक ऐसा पोइट जो एक्चुअल में बहुत ही ग्रेट है, उसकी एकदम शॉर्टली या बहुत अर्ली डेथ हो जाती है, तो उसी को सिंबलाइज यहाँ पर इन्होंने किया है। होप यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स आई हैव टॉक्ड अबाउट। तो हियर यू गाइस कैन सी 55 स्पेरियन स्टैंजास आपको देखने में मिल जाएंगे। इयाम्बिक पेंटामीटर इट वॉज यूज्ड, राइट। सो ओवरऑल आपने इसको ध्यान में रखना है, एंड फेमस कुछ लाइंस भी हैं इसकी, तो प्लीज़ उन सभी लाइंस को भी आप गो थ्रू फटाफट से कीजिएगा। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। तो गाइज लेट्स रिवाइज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट 1798 बाय एस.टी. कॉलरिज। आई एम जस्ट राइटिंग हियर एस.टी. कॉलरिज हु रॉट दिस लिरिकल बैलेट्स का पोयम है ये, बेसिकली लिरिकल बैलेट्स में इंक्लूडेड है, जो आपका मतलब अलॉन्ग विद विलियम वर्ड्सवर्थ लिखा गया था। मतलब कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज ने दोनों ने मिलकर बेसिकली लिरिकल बैलेट्स दिया था, जिसमें सम इम्पॉर्टेंट पोएम्स आपकी वर्ड्सवर्थ की इंक्लूडेड थी एंड सम इम्पॉर्टेंट आपकी कॉलरिज की थी। तो आपका जो बेसिकली द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है, दिस इज मोस्ट फेमस पोएम्स में से कंसिडर किया जाता है रोमांटिक एज की, जहाँ पर जो मैरिनर है, ये जो बेसिकली आप देख रहे हैं मैरिनर, यहाँ पर जो मैरिनर है वो सेलर को बोला गया है। वो किस तरीके से हु कमिट्स अ सिन, वो एक सिन कमिट करता है अगेंस्ट नेचर, और जिसकी वजह से उसे सफ़र करना पड़ता है। सो दिस इज़ द पोएम अबाउट इट। एंड यहाँ पर बेसिकली शिप वॉयज के बारे में दिखाया गया है। सो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी detailed summarize of this story, बस you keep in your mind कुछ important lines and what is the facts regarding this particular poem, and
एंड गाइज आपने ध्यान में रखना है, दिस इज द फर्स्ट पोयम इन लिरिकल बैलेड्स। जो लिरिकल बैलेड्स आया था इन दोनों आपके जो रोमांटिक पोइट्स हैं, इन दोनों के थ्रू जो इन्होंने ये लिरिकल बैलेड्स दिया था, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट रोमांटिक एज, तो उसमें ये बेसिकली फर्स्ट पोयम था जो आपका कॉलरिज ने लिखा था, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। आपने इसको भी ध्यान में रखना है क्योंकि दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। okay, so please keep in your mind, right? Otherwise you just think about कि जो कॉलरिज थे लिरिकल बैलेड्स में उन्होंने 4 पोएम्स कंट्रीब्यूट किया था। कौन कौन सी 4 पोएम्स थी, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, 4 पोएम्स कंट्रीब्यूटेड बाय एस.टी. कॉलरिज इन लिरिकल बैलेड्स। ओके, अदरवाइज जो रिमेनिंग थी वो आपकी वर्ड्सवर्थ ने दी थी। तो जो इनकी 4 पोएम्स थी उसमें से आपकी फर्स्ट द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, द नाइटिंगेल, द फॉरेस्ट मदर्स टेल एंड द डंजन, ये 4 नंबर्स ऑफ पोएम्स थी जो एस.टी. कॉलरिज ने दी थी। और टोटल बेसिकली नॉट टोटल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट जो 19 पोएम्स थी, रिमेनिंग जो 19 पोएम्स थी वो आपकी वर्ड्सवर्थ ने दी थी। अभी टोटल कितनी हो गई आपकी ये 9 4 आपके हो गए 13 एंड 2 23 आपकी बेसिकली अप्रॉक्स टोटल पोएम्स थी, जिसमें से 19 पोएम्स आपकी वर्ड्सवर्थ ने दी एंड जो 4 पोएम्स थी वो किसने दी, आपकी एस.टी. कॉलरिज ने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखना है। अभी लेट्स मूव ऑन। इस पर्टिकुलर 84 नंबर वॉक के बाद मैं आपको क्वेश्चन फैमिलियर कराऊंगी। वो आपसे क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है जिसमें ये सभी रिप्रेजेंट है क्वेश्चन पेपर में। ओ टू द ऑटम। तो फ्रेंड्स, ओ टू ऑटम, राइट, दिस इज बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, ओके, जॉन कीट्स का इंपॉर्टेंट है ये। इट वॉज रिटन 1819। जो बेसिकली कीट्स का फेमस ओड्स जब उन्होंने दिए थे, जितने भी फेमस ओड्स आए हैं जॉन कीट्स के, वो 1819 में उन्होंने लिखे थे ईयर, और 1820 द ईयर व्हेन इट वाज पब्लिश। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। ऑड है जिसे इयाम्बिक पेंटामीटर में इन्होंने लिखा है, एंड दिस इज वन ऑफ कीट्स मोस्ट परफेक्ट ऑड्स, जहाँ पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है नेचर एंड द सीजन ऑफ ऑटम। तो बेसिकली ऑटम सीजन को ये यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अनलाइक अदर पोइट्स, मतलब कि ही डिस्क्राइब्स ऑटम एज अ सैड और डिकेइंग सीजन। कीट्स ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है इट एज ब्यूटीफुल, फुलफिलिंग एंड पीसफुल। जैसे कि अदर राइटर्स ऑटम को डिकेइंग या सैड सीजन बताते हैं, पर हमारे जॉन कीट्स ने यहाँ पे स्पेशलाइज क्या किया है, क्या सेलिब्रेट किया है, ब्यूटीफुल, फुलफिलिंग एंड पीसफुल बताया है ऑटम को, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पर आप पोएम देखेंगे जिसमें आपको 3 स्टैंजाज मिल जाएंगे, ईच ऑफ 11 लाइन्स, राइट, और ईच स्टैंजाज आपको दिखेगा जिसमें डिफरेंट स्टेज दिखाई गई है ऑफ द ऑटम डे की, यानी कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, राइट, और सिंबलाइज भी किया है उसे कहीं ना कहीं, राइट। सो हियर वी हैव टॉक्ड अबाउट जो फर्स्ट स्टैंजाज है उसमें मॉर्निंग को कहीं ना कहीं इन्होंने सिंबलाइज किया है, जिसे सीजन ऑफ फ्रूटफुलनेस के बारे में मतलब ये बता रहे हैं। एंड जो नेक्स्ट स्टैंजा है वहाँ पर ये आफ्टरनून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसे वो ऑटम मतलब फुलफिलमेंट बोल रहे हैं, जिसे इन्होंने पर्सोनिफाइड किया है विमेन से, राइट। एंड जो इनका थर्ड वन है वो म्यूजिक ऑफ ऑटम, वो ये इवनिंग को कहीं ना कहीं सिंबलाइज कर रहे हैं। होप यू अंडरस्टैंड हियर 3 स्टैंजास, 3 सिंबलाइजेशन ऑफ जॉन कीट्स और टू ऑटम। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट मेजर फैक्ट्स रिगार्डिंग आपके 4 मेजर वर्क्स। अभी हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे मुझे अभी एक और आपको समझाना है क्योंकि 5 इसमें मेंशन है। चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। 109 क्वेश्चन नंबर वी हैव, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखिए अभी आपने क्या देखा था कि सेम राइटर के आपसे वर्क पूछे गए थे। अभी आप देख रहे हैं द टाइगर विलियम ब्लैकी का, सॉलिटरी रीपर आपका वर्ड्सवर्थ का, एडोनिस आपका पीबी शैली का, एंड राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर एस.टी. कॉलरिज का, एट टू ऑटम और टू ऑटम या आपका जॉन कीट्स का। तो सभी अदर डिफरेंट पोइट्स है, मगर उन सभी के आपको इंपॉर्टेंट पोएम्स उन्होंने उठा के दिए और इसका क्रोनोलॉजी आपसे पूछा है। तो आई हैव टॉक्ड अबाउट ईच to all of you. So hope you understand or you can answer now or you guys can easily arrange them in a chronology manner. Tiger भी we have discussed, Solitary Reaper भी, Adonis, Rime of the Ancient Mariner and Ode to Autumn. तो फाइनली मैंने 5 आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अभी लोग हम नेक्स्ट मूव करते हैं towards 85, The Second Coming. तो गाइज दिस इज बाय W.B. Yeats. W.B. Yeats वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पोइट्स में से एक हैं।
राइट, मॉडर्न एज के, जिन्हें आपने प्रिपेयर करना ही करना है। और द सेकंड कमिंग एंड अदर वर्क्स भी WB येट्स के आपसे पूछे जाते हैं, इनफैक्ट क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछी जाती है। द सेकंड कमिंग जो इनका है विलियम बटलर येट्स का, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट बेसिकली 1919 में इसको लिखा गया है। और इनका जो द डायल मैगजीन है उसमें इसको 1920 में पब्लिश करा है, द डायल में, ठीक है। ये पब्लिश हुआ है 1920 में एंड पब्लिश हुआ है देन आफ्टर जो इनका कलेक्शन था द टावर करके जो WB येट्स का कलेक्शन था उसमें ये इंक्लूड किया गया था, जो 1923 में इनका द टावर कलेक्शन आया था, जिसमें अपार्ट फ्रॉम द सेकंड कमिंग अदर इनके इंपॉर्टेंट पोएम्स है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड कमिंग, जो बेसिकली ये इनका लिरिक पोएम है, फ्री वर्स है, 22 लाइन्स है इसमें, जिसमें 2 स्टैंजाज आपको मिल जाएंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड सिम्बॉलिक पोएम्स में से एक है WB येट्स की, जहाँ पर इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है कि किस तरीके से जो पोइट्स का एक बिलीफ होता है कि जो हिस्ट्री होती है वो मूव्स होती है साइकिल्स में, यानी कि न्यू डार्क एज कमिंग आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ओवरऑल इन्होंने यहाँ पे बताया है, डार्क एज के बारे में बात किया है, जिसे इन्होंने जस्ट आफ्टर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिखा था तो कहीं ना कहीं उसका भी डिस्ट्रक्शंस, कंफ्यूजन आपको देखने मिल जाएगा जो वार का है। तो ओवरऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट वन। एंड वट इम्पॉर्टेंट थिंग यू कीप इन योर माइंड, इसमें 22 लाइन्स है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। वट यू हैव टू कीप इन योर माइंड, जो आपके चिनुआ अचीबे है, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्रीकन राइटर्स में से एक है, फादर ऑफ अफ्रीकन राइटर भी वी कॉल्ड हिम, चिनुआ अचीबे, जिन्होंने अफ्रीकन ट्रिलॉजी दिया था थिंग्स फॉल अपार्ट, जिसका फर्स्ट पार्ट था, दैट वाज 1958 पब्लिकेशन, जो बेसिकली वो टाइटल है इट केम फ्रॉम WB येट्स का द सेकेंड कमिंग से ही मिला था, द सेकेंड कमिंग, जिसमें बेसिकली इनकी जस्ट सेकेंड कमिंग ये जो पोएम है इसमें लाइन्स आई थी, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कांट होल्ड, राइट। सो दीज आर दी रेफरेंस लाइन है जो बेसिकली, तो ये जो है थिंग्स फॉल अपार्ट, ये टाइटल जो है अफ्रीकन ट्रिलॉजी का इसी पर्टिकुलर पोएम से आया है, द सेकेंड कमिंग से WB येट्स की। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि दिस ऑल्सो हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। प्लीज़ कीप इन योर माइंड द फैक्ट्स आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट। सो तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट वी हैव द कोल्ड हेवन 86 नंबर, इट इज़ अगेन बाय WB येट्स। WB येट्स का है 1912 द ईयर ऑफ आई थिंक इट वॉज रिटन, एंड ये इनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर पोएम्स जो 1914 में इनका कलेक्शन आया था उस पर्टिकुलर में इसको एड ऑन किया गया है। लिरिक पोएम है जिसमें 14 लाइंस आपको दिखने मिल जाएगा, एंड बेस्ड ऑन ए स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन एंड इमोशनल, क्योंकि ये ऑप्शंस में रिप्रेजेंट थी, दैट्स वाई आई हैव इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट ऑफ माई। तो WB येट्स का ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर येट्स ने फीलिंग्स बताई है ऑफ स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की, और किस तरीके से सडन रेवलेशन अबाउट लाइफ, लव एंड आफ्टर लाइफ के बारे में इन्होंने बात किया है। तो मैं इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी। आपको पता है कि जो मॉड गॉने हैं, बेसिकली जो मॉड गॉने हैं, द लव ऑफ आपके WB येट्स, तो उनकी जब डॉटर की डेथ हो जाती है, यानी कि इट वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ मॉड गॉने's डॉटर, एंड ड्यूरिंग येट्स इमोशनल स्ट्रगल विद अनरिक्वायर्ड लव फॉर मॉड गॉन, जैसे कि आपको पता है मॉड गॉन से कहीं ना कहीं ही लव्स अलॉट, अनरिक्वायर्ड लव था इनका टुवर्ड्स मॉड गॉने WB येट्स का। तो जब इनके डॉटर की डेथ हो जाती है, तो ड्यूरिंग दैट टाइम ही रॉट दिस पर्टिकुलर नॉवल, नॉट नॉवल एक्चुअली पोएम। सो एग्जैक्टली मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अभी लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, देन आफ्टर आई विल शो यू द क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन पेपर में बेसिकली पूछा गया है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। So guys, it is again by WB येट्स. So see, WB येट्स wrote this also, a prayer for my daughter. Important है, 1919 it was written and published in the Tower, जो इनका बेसिकली कलेक्शन है 1928 में आया था, उसमें इसको इंक्लूड किया है, एड ऑन किया है, लिरिक पोएम है एंड बेस्ड ऑन ए पर्सनल एलिजी प्रेयर पर, ठीक है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, ये जो पोएम है इनका A prayer for my daughter, written soon after येट्स मैरिज, जब इनकी मैरिज हो जाती है जॉर्जी के साथ, एंड द बर्थ ऑफ दियर डॉटर, जब इनकी डॉटर का बर्थ होता है एनी का, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड दिस पोएम वॉज रिटन। इट वॉज ऑल्सो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट आप बोल सकते हैं, एंड द आयरिश सिविल वॉर when Europe was full of violence, तो during that period it was written। तो आप देखेंगे कि जो ये पोएम है इसमें जो पोइट है
बेसिकली लुक्स एट हिज स्लीपिंग बेबी, वो एक अपने सोए हुए बेबी को देख रहा है, वाइल अ स्ट्रॉम आउटसाइड, जब आप देख रहे हैं कि बहुत भारी स्ट्रॉम आ रखा है बाहर और वो अपनी बेबी को देख रहा है सोते हुए, एंड सिंबलाइज कर रहा है डेंजरस वर्ल्ड। ये जो स्टॉर्म है क्या सिंबलाइज कर रहा है? इट इज सिंबलाइज डेंजरस वर्ल्ड हियर, राइट। और ही प्रेज दैट हिज डॉटर विल ग्रो अप सेफ, इनोसेंस एंड वर्चुअस। और यहाँ पे वो प्रेयर कर रहा है कि जो मेरा बेबी है वो सेफ रहे इस डेंजरस वर्ल्ड में। होप यू अंडरस्टैंड हियर व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिला है। अभी वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट जस्ट कीप इन योर माइंड कि व्हाट एग्जैक्टली द कोर आइडिया ऑफ दिस। तो ओवरऑल यहाँ पे आप देखेंगे फादर का जो एक लव होता है टुवर्ड्स डॉटर, उसको कंसर्न किया गया है, इनोसेंस वर्सेस करप्शन दिखाया है, स्पिरिचुअल एज वेल मोरल वैल्यूज़ को फोकस किया गया है, एंड ऑफ कोर्स होप की बात की गई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोयम में। और इसका जो फेमस लाइन है वहीं से बेस्ड क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पहले नेक्स्ट वन गो थ्रू कराऊंगी, आई विल एक्सप्लेन यू, देन आई विल शो यू द क्वेश्चन। ओके, अमंग स्कूल चिल्ड्रन, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, बिकॉज इट इज़ अगेन रिटन बाय W.B. येट्स। तो फाइनली आपको मैंने यहाँ पे 4 मेजर वर्क रिवाइज करा दिए आपके W.B. येट्स की पोएम्स। द सेकंड कमिंग, द कोल्ड हेवन, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, अमंग स्कूल चिल्ड्रन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, इट इज 1926 द ईयर व्हेन इट वाज रिटन, एंड अगेन इट वाज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन द टावर दैट केम 1928। अगैन एंड अगैन मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए ये सभी फैक्ट्स। ट्रस्ट मी, ये सभी फैक्ट्स आपको इतना हेल्प करेंगे इफ़ यू मेमोराइज देम ऑन योर फिंगर टिप्स, क्योंकि ये सभी आपसे एग्जामिनेशन में एनी हाउ पूछे जाते हैं। यू मस्ट नो अबाउट इट, एंड आई डोंट थिंक सो कि आप इसके लिए एक अलग से टाइम निकालें एंड यू रिवाइज देम ऑल, राइट। तो इन सभी को तो फिंगर टिप्स पे रखिए। ओनली फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ माई चैनल यू गाइज कैन रिवाइज इन ईजीएस्ट मैनर। आपको कुछ अलग से लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू रिवाइज सम इंपॉर्टेंट एंड अदर कॉन्सेप्ट जो आप न्यूली इन्हेंस कर रहे हैं अपनी नॉलेज को, लिटरेचर को लेकर, उन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कीजिए। और ये सब जो रिपीटेड फॉर्म में पूछे जाते हैं वो तो आपको रिवाइज मेरा वीडियो देखने से ही हो जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस फिलोसॉफिकल लिरिक पोएम स्कूल एमंग स्कूल चिल्ड्रन। तो मैं आपको बता दूं, ये जो इनका पोयम है ना, ये मैचिंग्स क्वेश्चन में कई बार एज ए टाइटल और ईयर ऑफ पब्लिकेशन आपसे पूछ लिया जाता है। तो रॉट जो बेसिकली W.B. येट्स हैं, ही रॉट दिस पोयम व्हेन ही वाज 61 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब एक ये मिच्योर एज में थे, व्हेन ही रॉट दिस एमंग स्कूल चिल्ड्रन, जहाँ पर इन्होंने बात किया है, मतलब कि ही विजिटेड अ स्कूल जो वाटरफोर्ड में है, यानी कि आयरलैंड में है, एज अ सीनेटर। ये वहाँ पे जाते हैं। वाइल वॉचिंग द चिल्ड्रन, जब ये देखते हैं बच्चों को, ही रिफ्लेक्ट्स ऑन यूथ, ओल्ड एज, लव एंड आर्ट। जैसे कि होता है ना, अभी हम लोग भी जब छोटे किड्स को देखते हैं स्कूल में वो जाते हैं, तो अपने लोग भी वो सभी चीज़ें मेमोराइज करने लगते हैं, रिकलेक्ट करने लगते हैं। सेम एज यहाँ पे हो रहा है। और अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँगी इस पोएम की, दैन 8 स्टैंजाज हैं जिसमें आपको 8 लाइन्स मिल जाएगा। ऑक्टेवा रीमा इट वॉज रिटन, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि प्रॉपर आपको क्वेश्चन मिलने के कंप्लीट चांसेस है। जो लास्ट में 2 क्वेश्चन मिलते हैं उसमें भी आपसे W.B. येट्स की पोएम भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो सेंट्रल आइडिया यहाँ पर यही है कि हाउ जो पोएम है एक्सप्लोर कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन यूथ एंड एज, बॉडी एंड सोल, लाइफ एंड आर्ट, राइट। तो यहाँ पर ये यूनिटी को रियलाइज कर रहे हैं आपके जो येट्स हैं। अल्टीमेट ट्रुथ की बात करें ऑफ कोर्स, क्योंकि एक मैच्योर एज में है अभी ये। अभी चलिए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो क्वेश्चन आपसे कौन सा बेसिकली फ्रेम हुआ है एग्जामिनेशन ऑफ योर सी। क्वेश्चन नंबर 110, फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस कैन सी फ्रॉम विच पोएम आर द फॉलोइंग लाइन्स एक्सट्रैक्टेड। तो अभी इसको ध्यान से रीड कीजिएगा। वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग एंड हाफ हिड। शायद से आप स्टॉर्म का नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा। इट केम फ्रॉम अ प्रेयर फॉर माई डॉटर। सी, मैंने आपको बताया था कि जब W.B. येट्स का बेबी, जब उनकी डॉटर सोई हुई थी, जब वो स्लीपिंग कर रही थी, तो आपके जो येट्स हैं वो उसकी तरफ देख रहे थे। और क्यों देख रहे थे? क्योंकि आउटसाइड उनके घर के बाहर बहुत तेज़ी से स्टॉर्म चल रहा था, बहुत तेज़ी से हवाएं चल रही थी। तो वो कहीं ना कहीं सिक्योर फील करना चाहते थे, कराना चाहते थे अपनी बेबी को कि उसको एक सिक्योर वर्ल्ड, एक सेफ लाइफ मिले। तो होप यू अंडरस्टैंड हियर। सी, वंस मोर द स्टॉर्म इज हॉलिंग एंड हाफ हिड under this cradle hood and covered lid. My child sleeps on, there is no obstacle but George's wood and one bare hill.
राइट। सो हियर द, अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट गेस भी लगाएंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा, बेबी है यहाँ पे एंड अ प्रेयर फॉर माय डॉटर, ऑफ कोर्स दिस गोज टूवर्ड्स इट। और ये आपका बेसिकली क्वेश्चन था। ऑप्शंस में द सेकंड कमिंग, कोल्ड हेवन, एमंग्स स्कूल चिल्ड्रन, अदर पोएम्स दी थी आपकी WBS की, वो मैंने सभी आपको कवर करा दिया, एक्सप्लेन कर दिया फैक्ट्स। इसी तरीके से आपने हर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, क्योंकि मैंने आपको मेजर 4 PYQ बताए थे। अगर आप उन 4 नंबर्स ऑफ PYQs को सॉल्व कर लेते हैं, जो मैं आपको नाउ डेज करा रही हूँ 1 by 1, फर्स्ट आई हैव डन, सेकेंड 1 मैं आपको करा रही हूँ, अगर आप ये 4 भी कर लेते हैं, यू हैव डन कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ योर UGC नेट इंग्लिश एग्जामिनेशन दैट विल बी कंडक्ट इन December। ओके, अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन, कल्चर एंड अनार्की, अनदर वर्क अभी हमारे पास आ गया। नाउ लेट्स रिवाइज सम फैक्ट्स अबाउट दिस वर्क। तो गाइज, कल्चर एंड अनार्की बाय मैथ्यू आर्नल्ड, आई एम जस्ट राइटिंग हियर मैथ्यू आर्नल्ड, वन ऑफ मोस्ट रिपीटेड आपका वर्क है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है डिफरेंट फॉर्मेट में। मैथ्यू आर्नल्ड ने इसको 1869 में पब्लिश कराया है, 1869 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। अच्छा, ये जो बेसिकली कल्चरल अनार्की है, इसको टाइप्स ऑफ वे में पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको एज ए टाइटल, ईयर ऑफ पब्लिकेशन एंड ऑथर इटसेल्फ एज रिगार्ड पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, मैचिंग्स एंड क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस में मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपका रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट इट आस्क्ड अबाउट द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, यानी कि ये सोशल एंड कल्चरल क्रिटिसिज्म बेसिकली ऐसे कलेक्शन है जो आप इसे प्रॉस ऐसे बोल सकते हो, जिसमें 6 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। 6 चैप्टर्स आर इंक्लूडेड इन दिस एसेज। जो ये बुक है बेसिकली एग्जामाइन कर रहा है द मोरल एंड सोशल कंडीशंस ऑफ विक्टोरियन इंग्लैंड, राइट। बेसिकली डिफाइन किया गया है कि कल्चर क्या है। अगर मैं कल्चर की बात करूं एज अ मीन्स ऑफ अचीविंग ह्यूमन परफेक्शन, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। ओवरऑल इसको विक्टोरियन एज में लिखा गया है, अ पीरियड जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मटेरियलिज्म और क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स एक्टिव था ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो उस पीरियड में इसको लिखा गया है। सोसाइटी जिसमें डिवाइडेड थी, रिच एंड पुअर पीपल का ग्रुप था और फोकस किया जा रहा था मनी को, मशीनरी को, तो उस टाइम पीरियड में इसको लिखा गया है। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे जो बात की गई है उसी के बारे में यहाँ पे अनार्की, यानी कि आर्नोल्ड ने कहीं ना कहीं फेल्ट किया, ही फील्स की जो मटेरियलिज्म है वो कहीं ना कहीं कोज हो रहा है किसका, अनार्की का, यानी कि मोरल एंड सोशल डिसऑर्डर का। तो दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट आपका जिसके बारे में उन्होंने बात किया कि कल्चर इज द स्टडी ऑफ परफेक्शन, कि कल्चर क्या है। आर्नोल्ड कहते हैं कल्चर का मीनिंग होता है कंप्लीट, यानी कि परफेक्शन, राइट, किसी परफेक्शन, सर्च फॉर परफेक्शन, इट इज़ कल्चर। तो बेसिकली इन्होंने यही बोला और यहाँ पर इन्होंने क्रिटिसाइज किया है विक्टोरियन मटेरियलिज्म को, राइट, एंड प्रमोट किया है मोरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को, यानी कि जो मनी माइंडेड सोसाइटी है उसको इन्होंने बेसिकली क्रिटिसाइज किया है आपके कल्चर इस पर्टिकुलर अपने ऐसे में मैथ्यू आर्नल्ड ने। एंड डिफाइन किया है कल्चर को एज ए हार्मनी, यानी कि रीजन एंड इमोशंस के बिटवीन एक हार्मनी एज ए डिस्कस किया है। और अनार्की को इन्होंने कहीं ना कहीं अगेंस्ट गए हैं ये उसके। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रही, बट यू नीड टू स्टडी दिस इन डिटेल्ड मैनर। आपने इसमें अभी मेजर आपको फैक्ट्स हैं जो भी मैंने यहाँ पे नहीं आपको बताए हैं। सो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, प्रॉपर टाइम देके आप एक बार इसको, ओनली वंस यू जस्ट सिक्योर द कंप्लीट फैक्ट्स रिगार्डिंग कल्चर एंड अनार्की। क्योंकि देखिए अगर मैं इसको प्रॉपर समझाने लगूंगी तो मुझे इसका अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर मैनी थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे कल्चर एंड अनार्की बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। दैट्स वाई आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू फोकस डिटेल्ड मैनर दिस कल्चरल एंड अनार्की बाय मैथ्यू आर्नल्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है एंड इसको लिंक करके आपने स्टडी करना है, राइट। फिलहाल आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑथर इटसेल्फ एंड जो मैंने कोर आइडिया आपको भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसे आपने अपने माइंड में सस्टेन करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। तो बेसिकली फ्रेंड्स, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, दिस इज बाय रॉबर्ट बर्टन। आई एम जस्ट राइटिंग हियर रॉबर्ट बर्टन, ठीक है, who wrote this important work and it was published 1621 the publication। ये जो बुक है इनका कहीं ना कहीं इट्स अबाउट, चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रॉबर्ट ब्राउन के बारे में बता दूं, जो रॉबर्ट बर्टन है बेसिकली। तो फ्रेंड्स यहाँ ना थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, क्वेश्चन मैं भी आपको जब फैमिलियर कराऊंगी देन आई विल शो यू। तो बेसिकली यहाँ पे कन्फ्यूज़न है टुवर्ड्स सर थॉमस ब्राउन एंड रॉबर्ट बर्टन। अब क्योंकि सर थॉमस ब्राउन जो बेसिकली मेंशन है क्वेश्चन पेपर में,
और आपके जो बेसिकली रॉबर्ट बर्टन है। तो दीज बोथ जो आपके राइटर्स हैं, क्योंकि बिलोंग्स करते हैं 17th सेंचुरी, राइट। तो 17th सेंचुरी से इनका बिलोंगिंग है, दैट्स वाई थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है यहाँ पर। आपने मुझे कमेंट करके बताना है इफ़ यू हैव सॉल्यूशन, अदरवाइज कन्फ्यूज़न है तो है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी जो ये बेसिकली वर्क है द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, इट इज़ बाय रॉबर्ट बर्टन, राइट। सो बेसिकली रॉबर्ट बर्टन ने इसको लिखा है एंड 1621 द पब्लिकेशन ऑफ इट। एंड अबाउट दिस वर्क इफ़ आई टॉक अबाउट, तो इस वर्क में आपको देखने मिलेगा कि अ मैसिव एंड साइकोलॉजी, मेडिसिन एंड फिलोसफी, लिटरेचर, इन सभी टॉपिक्स को मिक्स किया गया है। यहाँ पर उन्होंने बेसिकली स्यूडोनेम डिमोक्रेटियस जूनियर करके स्यूडोनेम से इसको बेसिकली इस वर्क को अंडर स्यूडोनेम लिखा है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स पहले, इट रियली हेल्प यू। डेमोक्रिटस जूनियस, इसको आपने ध्यान में रखना है। दिस इज द स्यूडोनेम दैट वाज अडॉप्टेड बाय बर्टन, जिन्होंने ये बेसिकली द एनाटॉमी एंड मेलंकली लिखा है। और यहाँ पर ना इन्होंने मेलंकली यानी कि डिप्रेशंस को एनालाइज किया है, उसके कोज को, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसकी क्या रेमेडीज़ है, उसके बारे में इन्होंने बात किया है। एंड इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरली बुक्स कंसिडर किया जाता है 17th सेंचुरी का। एंड इन्फ्लुएंस्ड था ये कहीं ना कहीं सैमुअल जॉनसन से, जॉन केट से, एवन आप बोल सकते हो लॉरेंस टन। तो यहाँ पे कुछ 3 नंबर्स ऑफ मैंने ऑथर्स के नेम बताए जहाँ जो बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड हैं, जिनसे ये इन्फ्लुएंस्ड है आपका जो बुक है। सो हियर यू अंडरस्टैंड अबाउट 1621। अभी कन्फ्यूज़न थोड़ा बस ऑथर को लेके है, वी विल डिस्कस अहेड। एंड फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। 91 पर हम लोग रीच कर चुके हैं, डिफेंस ऑफ पोइट्री। तो गाइज़ शायद ये मेरा 3rd एंड 4th टाइम है कि मैं आपको अगेन रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि ये पर्टिकुलर जो डिफेंस ऑफ पोइजी है, डिफेंस ऑफ पोइट्री है बेसिकली, जिसे आप एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री भी कहते हैं, सर फिलिप सिडनी का, कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, तो उतनी ही बार मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ। ट्रस्ट मी, इसे आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। और अगर आप मेरी वीडियोस कंसिस्टेंसी से देख रहे हैं तो यू हैव ऑलरेडी रिवाइज्ड ऑल द फैक्ट्स रिगार्डिंग दिस। अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आप जल्दी से बता देंगे कि फिलिप सिडनी ने लिखा था अराउंड 1579 और 1580s। और क्यों लिखा था? क्योंकि वो रिस्पॉन्स देना चाहते थे। क्यों रिस्पॉन्स देना चाहते थे? क्योंकि आपके स्टीफन गॉसोन ने इम्पॉर्टेंट एक अटैक किया था, जो बेसिकली प्यूरिटन क्रिटिक थे स्टीफन गॉसोन, और उन्होंने एक वर्क लिखा था द स्कूल ऑफ एब्यूज़, जो उन्होंने 1579 में लिखा था, 79 में, जिसमें उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था पोइट्री को लेके। अब उसको जो बेसिकली आपके फिलिप सिडनी है, इनको बियरअप इन्होंने नहीं किया उसको। वाई? बिकॉज इन्हें लगा कि ये तो एब्सोल्युटली गलत है, इट्स रॉन्ग। भाई पोइट्री को कहीं ना कहीं डिफेंड करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने उस रेस्पॉन्स में डिफेंस ऑफ पोइजी दिया, जिसे पोस्टमस पब्लिश कराया था 1595 में। प्लीज़ कीप इन योर माइंड, गॉसोन ने बेसिकली लायर्स बोला था। किनको बोला था? करप्टेड बोला था, कि कहीं ना कहीं ये करप्टर्स है ऑफ मोरल्स। क्या? पोइट्री, पोइट्स को उन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दिया था। बोला था कि जो पोइट्स हैं, जो पोइट्री लिखते हैं, ये लायर्स हैं, टाइम वेस्टर्स हैं, करप्टर्स ऑफ मोरल्स हैं। इसी का रिस्पॉन्स आपके सिडनी ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये जो ऐसे दिया था, इसमें उन्होंने बताया था कि हाउ जो पोइट्रीज है और जो पोइट हैं वो मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू को बेटर अंडरस्टूड करते हैं रेदर देन दी जिसकी भी ये बेसिकली आपके गॉसोन डिफेंड कर रहे थे। तो उसको इन्होंने कहीं ना कहीं कड़ा जवाब दिया था। होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो सिडनी ने ये जो ऐसे लिखा था पोइट्री को बेसिकली जो पोइट्री का एक वैल्यू है उसको रिगेन करने के लिए, जो अकॉर्डिंग टू प्यूरिटन अटैक खत्म हो चुका था, राइट। कई बार मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। होप यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो मैंने रिगार्डिंग डिफेंस ऑफ पोइजी के बताए थे, वो कौन से 5 मेजर आइडियाज़ थे जो आपके रिस्पॉन्स में फिलिप सिडनी ने दिए थे विद द हेल्प ऑफ दिस डिफेंस ऑफ पोइजी। प्लीज़ ज़रूर से मुझे बताइएगा। आई फील गुड कि एटलीस्ट यू गाइज कैन जस्ट रिमाइंड ऑल द थिंग्स जो मैं आपके साथ मैंशन करती हूँ। अभी नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन, लिवियाथन। तो बेसिकली फ्रेंड्स, लिवियाथन बाय थॉमस हॉब्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वाई? बिकॉज इट अगेन आस्क्ड मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन। थॉमस हॉब्स, राइट। थॉमस हॉब्स ने इसको लिखा है लिवियाथन को। इफ़ आई टॉक अबाउट द फुल टाइटल, तो इसका फुल टाइटल बहुत बड़ा है, लाइक द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, इसेंशियल कॉल एंड सिविल टाइप ऑफ इसका कंप्लीट टाइटल है। 1651 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन। इसे आपने ध्यान में रखना है, बिकॉज
इट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन ईयर एंड टाइटल। ओके, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। अभी चलिए थॉमस हॉब्स को रिवाइज करते हैं। इंग्लिश फिलोसोफर हैं, वन ऑफ द फाउंडर कंसिडर किए जाते हैं, फाउंडर्स में से एक कंसिडर किया जाता है मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट को लेकर। ठीक है, तो ही लिव्ड थ्रू द इंग्लिश सिविल वॉर, राइट। बेसिकली जहाँ से इनके जो आइडियाज़ थे, इन्फ्लुएंस थे, और इनका मानना था कि जो ह्यूमन बींग होता है वो नेचुरली सेल्फिश होता है, कॉम्पिटिटिव होता है एंड फियरफुल होता है, इसलिए नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो हमें इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है सो दैट वो पीस को मेंटेन कर सके, क्योंकि इनका मानना था कि जो इंसान होता है वो तो बहुत सेल्फिश होता है, सिर्फ अपने बारे में कॉम्पिटिटिव होता है, फियरफुल होता है, तो वो कुछ भी मेंटेन नहीं कर सकता। उसके लिए एक गवर्नमेंट की ज़रूरत है, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की ज़रूरत है। तो लिव्याथन जो बेसिकली इनका जो एक टर्म भी है जो बाइबल से बेसिकली लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है बुक ऑफ जॉब, यानी कि जियांट सी मॉन्स्टर को बोला जाता है लिव्याथन, राइट। तो ओवरऑल ये जो मेटाफर इन्होंने यूज़ किया है गवर्नमेंट के लिए इन्होंने यूज़ किया है आपके हॉब ने, जो लिव्याथन है, सो एक पावरफुल कहीं ना कहीं बॉडी कंसिडर किया है गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट एक तरह से मेंटेन कर सकती है बैलेंस और पीस एमंग डिफरेंट पीपल। सो ओवरऑल ये जो बुक है यहाँ पर ये यही बता रही है कि हाउ एंड वाई पीपल फॉर्म गवर्नमेंट्स एंड ओबे करते हैं लॉज को, राइट। क्योंकि ये चाहते थे हॉब्स की पीस एंड सिक्योरिटी कहीं ना कहीं मिले एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू, राइट। तो दिस इज द बुक अबाउट, होप यू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑफ कोर्स जो बिहाइंड दिस पर्टिकुलर वर्क, इनका जो ये वर्क है उसको लेकर है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन क्विकली। नंबर नेक्स्ट 93, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा। Studies in the history of the Renaissance. So guys, this is a key work which is written by Walter Pater. I'm just writing here Walter Pater, right? Wrote this and it was published 1873. Keep in your mind the year is most important and association है Victorian age से. Now let's talk about first Walter Pater. वन ऑफ इम्पॉर्टेंट आपके ऑथर हैं जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नाउ जो वाल्टर पेटर हैं विक्टोरियन एसेइस्ट हैं, क्रिटिक हैं, स्कॉलर हैं, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑफ कोर्स ही टॉट। एंड वन मोर थिंग, सेंट्रल फिगर्स भी कंसिडर किए जाते हैं एस्थेटिक मूवमेंट्स के। एस्थेटिक मूवमेंट्स आपको प्रॉपर मैनर में देखना है, और कौन कौन से बेसिकली की फिगर हैं एस्थेटिक मूवमेंट के, तो मैं लिटरेरी मूवमेंट्स भी आपको कराने वाली हूँ। तो ओवरऑल एस्थेटिक मूवमेंट से एसोसिएशन आपके वाल्टर पेटर का है, जिन्होंने ये वर्क दिया है स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेनेसा। तो बेसिकली ये जो वाल्टर पीटर का वर्क है स्टडीज़ इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा इज़ अ कलेक्शन ऑफ एसेज है, कलेक्शन है बेसिकली बेस्ड ऑन है पोइट्स और राइटर्स और आर्टिस्टिक जो यूरोपियन रेनेसा के बेसिकली, जहाँ पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है कि हाउ द आइडिया ऑफ ब्यूटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग द रेनेसा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो बुक है राइज कर रही है न्यू मूवमेंट जो बेसिकली वी कॉल्ड एस्थेटिसिज्म मूवमेंट को, ये कहीं ना कहीं बुक जो है राइज कर रही है। सो ओवरऑल दिस इज इंपॉर्टेंट वन। एंड सेंट्रल आइडिया जो वाल्टर पीटर ने दिया है, आर्ट फॉर आर्ट सेक, आई एम जस्ट राइटिंग हियर फर्स्ट, आर्ट फॉर आर्ट सेक। वैसे तो मैं आपको जब ये बताती ये पर्टिकुलर फ्रेज, जब मैं आपको मूवमेंट कराती है एस्थेटिक मूवमेंट से एसोसिएशन है, ये जो फ्रेज है आपकी आर्ट फॉर आर्ट सेक। एंड बिकॉज दिस ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू रिवाइज यू कि आर्ट फॉर आर्ट सेक ये जो सेंट्रल आइडिया है, जहाँ पर पीटर बिलीव करते हैं कि जो आर्ट है उसको एग्जिस्ट ओनली फॉर इट्स ओन ब्यूटी, कि जो आर्ट है वो कब एग्जिस्ट हो सकती है, अपनी खुद की ब्यूटी पर, राइट, नॉट फॉर टीचिंग मोरल और रिलीजियस लेसन्स, राइट। होप यू अंडरस्टैंड हियर, सो जस्ट कीप इन योर माइंड। तो बेसिकली यहाँ पर उन्होंने यही बात किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। उससे पहले मैं आपको जल्दी से क्वेश्चन फैमिलियर करा दूँ कि हम बेसिकली वो कौन सा क्वेश्चन है जिस पर बेस्ड इन सभी वर्क्स को देख रहे हैं। तो वी आर रीच नाउ 1111। सो हियर यू कैन सी अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर, मतलब कि आपको अरेंज करना है। फर्स्ट वी हैव मैथ्यू आर्नल्ड का कल्चर इन अनार्की, 1869 वी हैव टॉक्ड अबाउट, और थॉमस ब्राउन एंड रॉबर्ट बर्टन को लेके जो मैं कंफ्यूजन आपको बता रही थी, द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, तो ये 1621। अभी ऑथर को लेके कंफ्यूजन है क्योंकि ये दोनों ही ऑथर आपके 17th सेंचुरी से एसोसिएशन है, तो यू प्लीज कीप इन योर माइंड। एंड पीबी शैली का डिफेंस ऑफ पॉइजी कई बार हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, 1595 आंसर टू स्टीफन गोसॉन, ठीक है। एंड
थॉमस हॉब का लिवियाथन 1651 एंड वॉल्टर पीटर का स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसा 1873. तो अभी यू गाइज कैन जस्ट अरेंज देम इन अ क्रोनोलॉजी मैनर. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस. नाउ लेट्स मूव ऑन क्विकली नेक्स्ट. So guys, here we have the environmental imagination 1904. Basically we reach on this number. अब ये जो वर्क है the environmental imagination, जिसका complete title we have Thoreau, Nature Riding and the Formation of American Culture. This is 1995 publication and it was written by Lawrence Buell. मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे Lawrence Buell. ठीक है, लैंडमार्क वर्क है. कोर टेक्स्ट है, इको क्रिटिसिज्म से एसोसिएशन है इसका. इको क्रिटिसिज्म, लेट मी स्पेस फर्स्ट. सो दिस एक्चुअली जो बेसिकली वर्क है इट इज एसोसिएटेड टू इको क्रिटिसिज्म, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. इको क्रिटिसिज्म से आपको क्वेश्चन मिलता है तो कोर टेक्स्ट कंसिडर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है. लॉरेंस बेल ने इसको लिखा है. एनवायरमेंटल ह्यूमैनिटीज के लिए बेसिकली एसोसिएशन है. तो यहाँ पर अगर मैं इस वर्क की बात करूँ, बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा लॉरेंस ब्यूल के बारे में बता दूं. तो ये एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक हैं, एनवायरमेंटल स्कॉलर हैं और कंसीडर किए जाते हैं फाउंडिंग फिगर ऑफ इको क्रिटिसिज्म. इको क्रिटिसिज्म के फाउंडिंग फिगर कंसीडर किए जाते हैं लॉरेंस ब्यूल. प्लीज कीप इन योर माइंड. एंड इनका जो ये वर्क है दैट वाज द 1995 पब्लिकेशन, ऑफ कोर्स द एनवायरमेंट इमेजिनेशन. तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली मतलब बात किया है कि जो नेचर है, हाउ नेचर इज़ रिप्रेजेंटेड, किस तरीके से नेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है अमेरिकन लिटरेचर में. स्पेशली हेनरी डेविड थारो का जो वॉल्डन है, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट वर्क दिया था. आपको पता है ना, जो थारो हैं, HD थारो, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके अमेरिकन लिटरेचर में हम स्टडी करते हैं इनको. और इनका जो वॉल्डन वर्क था इट इज़ बेस्ड ऑन नेचर. तो किस तरीके से उन्होंने कंसर्न किया है उसके बारे में इन्होंने बात किया है. तो यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया है बेसिकली एज रिगार्ड HD थारो कि जो लिटरेचर है उसे शेप किया जाता है हाउ ह्यूमन इमेजिन करते हैं वैल्यूज द नेचर वर्ल्ड. तो उसके बारे में इन्होंने बात किया है. देयर इज़ नो नीड टू जस्ट गो टूवर्ड द समरी ऑफ दैट वर्क. अगर आपको कोर आइडिया अच्छे से क्लियर हो गया, यू गाइज कैन आंसर इफ द क्वेश्चन कम इन डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर. क्योंकि इसका जो बेसिकली कोर आइडिया इट इज़ एसोसिएटेड है नेचर एंड इको क्रिटिसिज्म. और वॉल्डन अगर आपने पढ़ा हुआ है आपके HD थारो का, सो यू हैव डन इट इन ईजीएस्ट मैनर. ओके, तो इसी तरीके से स्मार्टली यू हैव टू स्टडी, इंपॉर्टेंट है. अभी नेक्स्ट देखते हैं ऑन द बीच. तो फ्रेंड्स, ये जो नेक्स्ट वी हैव ऑन द बीच, ये आपका मतलब इंपॉर्टेंट वर्क है. इट इज़ बाय, मैं लिख देती हूँ फर्स्ट आपको, नेविल. इसको नेविल ने लिखा है. देखिए इनका जो फुल नेम है नेविल, एस है फ्रेंड्स, ये SUTE, शूट. ठीक है, नेविल शूट ने इसको लिखा है. पोस्ट बेसिकली न्यूक्लियर, आप होलोकॉस्ट नॉवल इसको बोल सकते हैं. 1957 द ईयर ऑफ पब्लिकेशन दिस इंपॉर्टेंट नॉवल. एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपके नेविल हैं एसोसिएटेड, इनका जो नेशनैलिटी है ऑस्ट्रेलिया. तो बेसिकली अभी हम लोग पीछे मैंने अभी अमेरिकन लिटरेचर आपको कराया, अभी देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट नॉवल आपको दिख गया. तो दिस इज द बेनिफिट टू जस्ट सॉल्व दिस मेजर लिस्ट ऑफ वर्क्स जो आपकी बेसिकली उठाई गई है आपके 7 जनवरी 2025 एग्जामिनेशन से. तो इट मीन्स आप टू द पॉइंट कंटेंट स्टडी कर रहे हैं. इफ़ यू वांट टू गेट दिस कंटेंट यू हैव टू ज्वाइन द मेंबरशिप ऑफ माय चैनल एंड यू ईजीएस्ट मैनर में इसको गेट कर सकते हैं और अपना आपको रिवाइज कर सकते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ऑफ योर राइट. अभी ऑथर के बारे में थोड़ा सा देख लेते. तो नॉर्वे, नेविल शूट नॉर्वे इनका कंप्लीट नेम है. इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं एंड इंजीनियर भी हैं ये. ठीक है, और इनका जो फेमस नॉवेल्स हैं कहीं ना कहीं उसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा साइंटिफिक रियलिज्म का डीप ह्यूमन इमोशंस के साथ. ठीक है, तो ब्रिटिश राइटर और इंजीनियर हैं, रह चुके हैं आपके ये. और इसको इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में सेट किया है अपनी इस नॉवल को. 1963 अराउंड इसका जो सेटिंग रखा गया, मतलब कि नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये यहाँ पर, कि किस तरीके से जो वर्ल्ड है हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड बाय न्यूक्लियर वॉर की वजह से जो वर्ल्ड है वो डिस्ट्रॉय होने के चांसेस है. तो इस पर्टिकुलर अगर मैं नॉवल की बात करूं तो आफ्टर ग्लोबल न्यूक्लियर वार जो लाइफ है ना, मतलब कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है यानी कि यूरोप, एशिया, अमेरिका की मैं बात कर रही हूँ कि वो डेड हो जाएगा, उसके बारे में इन्होंने बात करा है. तो टेम्पररीली सेफ किस तरीके से हम लोग ऑस्ट्रेलिया जो है वो सेफ है एंड रेडिएशंस जो है स्प्रीड हो रही है स्लोली, तो इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे बात किया है. तो होप यू अंडरस्टैंड द कोर आइडिया एज वेल द राइटर इटसेल्फ.
नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन. 96 वी हैव साइलेंट स्प्रिंग. तो बेसिकली फ्रेंड्स साइलेंट स्प्रिंग 1962. देखिए ये जो मैं आपको वर्क बता रही हूँ ना इतने इंपॉर्टेंट हैं. रिसेंटली एक तो ये आपके पब्लिश हो रहे हैं 1962, काफ़ी रिसेंट वर्क में कंसिडर किए जाते हैं. एंड राचेल कार्जन, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे राचेल कार्जन. और ये जो मैं आपसे ऑथर यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आपको, अभी मैंने पीछे आपसे लॉरेंस ब्यूल्स के बारे में बताया जिन्होंने जो बेसिकली फाउंडिंग फादर कंसिडर किए जाते हैं इको क्रिटिसिज्म के. उसके बाद मैंने आपको नेल शाउट के बारे में बताया. अभी मैं आपको राचेल कार्जन के बारे में, ये इंपॉर्टेंट हैं आपके, प्लीज़ कीप इन योर माइंड. ये आपके बेसिकली जो राचेल लुइस कार्जन है जो बेसिकली साइलेंट स्प्रिंग से एसोसिएशन है जिन्होंने ये वर्क लिखा है, ये आपके अमेरिकन ऑथर हैं एंड नेचर राइटर हैं एंड इन्वायरमेंटलिस्ट हैं. ठीक है, और फीमेल हैं, इस चीज़ का ध्यान में रखना. राचेल जो है ये फीमेल ऑथर है. देखिए नेम से पता नहीं चलता, अगर आप उनको स्टडी करते हैं देन यू कम टू नो. फीमेल है. शी बिगन हर करियर एज अ साइंटिस्ट एट द US. ठीक है, तो बेसिकली इनके जो इंपॉर्टेंट अदर मेजर वर्क है उन्हें भी आपको राचेल के देखने हैं. द सी अराउंड अस, द एज ऑफ द सी और साइलेंट स्प्रिंग जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा भी जा चुका है. तो जो बेसिकली राचेल कार्जन है इनको मदर ऑफ द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट कंसीडर किया जाता है. मदर ऑफ द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट किन्हें कंसीडर किया जाता है? राचेल कार्जन को. अमेरिकन साइंटिस्ट और राइटर हैं ये. एंड इनका जो ये वर्क है इसको 1962 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था तो उसके अराउंड इसको लिखा गया है. और इस बुक के अंदर ना डेंजर्स ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स का जो डेंजर्स है उसके बारे में इन्होंने बात करा है ऑन द एनवायरमेंट पर, एनिमल पर और ह्यूमन पर. किस तरीके से जो ये बेसिकली जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उसके बारे में इन्होंने बात किया अपने इस वर्क में. तो आपको कोर आइडिया पता होना चाहिए एंड नो नीड टू समराइज कंप्लीट दिस पर्टिकुलर बुक. ओनली यू थिंक अबाउट द मेजर आइडियाज़. ओके, अभी ये जो मैंने आपसे वर्क शेयर किए 4 नंबर ऑफ, देखिए मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे फैमिलियर कराती हूँ. ये वही क्वेश्चन है जिसे पढ़कर आप बोलते हैं कि आई डोंट नो फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन केम एक्चुअली इन आवर एग्जामिनेशन. अभी सी 117 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको मैचिंग करना है. वन साइड ऑथर, सेकंड साइड आपको टेक्स्ट दिया है. देखिए पॉल, इनका भी हमने डिस्कस नहीं किया, ये मैं आपको भी करा देती हूँ. नेक्स्ट वी हैव लॉरेंस ब्यूल का, मैंने आपको द एनवायरमेंटल इमेजिनेशन ऑलरेडी यहाँ पे देखिए ईयर भी मेंशन है. तो अगर ईयर आपको मेंशन किया हुआ एग्जामिनर ने, इट मीन्स वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और वो कहीं ना कहीं आपको सिम्बोलाइज कर रहे हैं, आपको साइन दे रहे हैं कि दिस वर्क कैन बी आस्क्ड अगेन, सो प्लीज स्टडी दैम इन प्रॉपर मैनर. सी नेविल शाउट का भी हमने ऑन द बीच स्टडी किया 1957. राचेल कार्जन जो मैंने आपको भी साइलेंट स्प्रिंग बताया 1962. अभी मैं आपको पॉल का और बता देती हूँ, द पॉपुलेशन बॉम्ब. तो ये आपके ओवरऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देखिए लिखा भी है 1997 द पॉपुलेशन बॉम्ब. तो बेसिकली अगेन दिस इज बाय, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, पॉल इरलिच. ठीक है, पॉल इलरिच ने इसको लिखा है जो बेसिकली मतलब इंपॉर्टेंट है. और इनका एसोसिएशन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से. इन्वायरमेंटल साइंस नॉन फिक्शन पॉपुलेशन स्टडीज से एसोसिएशन है इस वर्क का, जिसका पब्लिकेशन है 1968. अभी लेट्स टॉक अबाउट सम पॉल. अभी जो पॉल हैं अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में. एंड स्पेशली ही टॉक्ड अबाउट पॉपुलेशन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी की बात करते हैं. रिसर्च फोकस है इनका एरिया पॉपुलेशन ग्रोथ को लेके. एंड ये जो इनका बेसिकली वर्क है दैट केम इन 1968. तो यहाँ पर बेसिकली इन्होंने बात किया है कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो किस तरीके से ग्रो हो रहा है बहुत रैपिडली. किस तरीके से वो डेवलप कर रहा है कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना. तो ये जो बुक है कहीं ना कहीं वार्न कर रही है हम लोगों को कि इफ़ पॉपुलेशन ग्रोथ कंटिन्यूस एट द सेम रेट तो क्या हो सकता है. तो जो बेसिकली वर्ल्ड है, वर्ल्ड विल फेस फेमाइन, वार, एनवायरमेंटल कोलैप्स देखने मिल जाएगा. तो ही टॉक्ड अबाउट ऑन अ वेरी सीरियस टॉपिक अबाउट पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन के साथ कहीं ना कहीं एसोसिएशन है. सी इतने इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन, इतने डीप जो एनालाइज किया गया है ऑथर्स के थ्रू, फिलोसोफर्स के थ्रू, रिसर्चर्स के थ्रू अपनी बुक्स के अंदर, जो एग्जैक्ट सीरियस टॉपिक्स होने वाले हैं इन फ्यूचर, डेंजरस कहीं ना कहीं वो वॉर्न कर रहे हैं, तो उन पर बेस्ड है ये. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन 98 द टेम्पेस्ट.
सो गाइज नाउ यू कैन चेंज योर मूड, क्योंकि अभी हम लोग विलियम शेक्सपियर के रोमांस ट्रेजी कॉमेडी पेस्टोरल एलिगरी पर आ गए हैं, दैट इज द टेम्पेस्ट। ओके, इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है इट इज़ 1611 किंग्स जेम्स फर्स्ट कोर्ट में, एंड 1623 जो फर्स्ट फॉलियो है बेसिकली विलियम शेक्सपियर का पब्लिकेशन हाउस है, हाउस नहीं बोलूँगी मैं, जहाँ पर बेसिकली इनके पब्लिश हुए हैं वर्क्स, तो टेम्पेस्ट उसमें इंक्लूड है। एंड अगर मैं इसके सोर्स की बात करूँ तो सोर्स की हमें बहुत ज़रूरत नहीं है, तो ये टेम्पेस्ट जो है बेसिकली शेक्सपियर का लास्ट कंप्लीट प्ले कंसीडर किया जाता है। एंड इट ओपन्स जब एक स्टॉर्म आ रहा होता है, टेम्पेस्ट हो रहा होता है, किस तरीके से जो प्रॉस्पेरो वन ऑफ द कैरेक्टर इन दिस राइट, यू सी कि जो प्रॉस्पेरो है वो एक राइटफुल ड्यूक होता है मिलान का, यूजिंग कर रहा होता है हिज मैजिकल पावर्स टू, क्यों यूज़ करता है, टू ब्रिंग हिज एनिमीज टू द आइलैंड वेयर ही हैज़ बीन लिविंग इन एग्जाइल फॉर 12 ईयर्स। तो देखा ना आपने, जब वहाँ पर उसने 12 साल बिताए, तो वो वेट कर रहा होता है कि कब मेरे राइवल्स आएंगे। तो ओवरऑल इसकी जो स्टार्टिंग वो स्ट्रॉम से हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा आपको समरी नहीं करा रही हूँ, बस आपने अपने माइंड में रखना है। अभी कुछ फेमस कोट्स आपने ध्यान में रखना है, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज़ सच पीपल इन इट। ओके, ये मिरांडा का बेसिकली इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, क्योंकि फ्रेज से आपको क्वेश्चन मिलता है, क्योंकि मैं फ्रेज एंड लाइंस की वीडियोस अनदर फर्दर वीडियोस लेकर आऊँगी, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट लिस्ट, तो देयर इज़ नो नीड टू जस्ट एक्सप्लेन दैट। अभी द टेम्पेस्ट हमने यूज़ किया और डिस्कस किया, अभी लेट्स टॉक अबाउट लव्स लेबर लॉस्ट, एंड देन वी टॉक अबाउट मच अडो अबाउट नथिंग। आफ्टर दैट 101 से मैं नेक्स्ट क्लास कवर कराऊंगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी 1 आवर का वीडियो उससे ओवर हो गया है, तो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं बना सकती, कंटिन्यूस मुझे बोलना होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरी क्विकली लव्स लेबर लॉस्ट। तो बेसिकली लव लेबर लॉस्ट ये आपके शेक्सपियर की अर्ली जो बेसिकली इनकी कॉमेडीज़ है उसका पार्ट है, अर्ली कॉमेडीज़ में 1598। तो देखिए, अगर आपको अर्ली लेटर भी पता है तो आप इजीली इनको सेट कर सकते हैं क्रोनोलॉजी में। बेसिकली जो आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कॉमेडीज़, ये मच अडो अबाउट नथिंग, लव्स लेबर लॉस्ट। तो क्वेश्चन लेट्स शो फर्स्ट। अभी सी यू गाइस कैन सी, अरेंज दी प्लेज of William Shakespeare in the chronological order of their year of publication, right? अभी यहाँ पे टेम्पेस्ट दे रखा है, लव्स लेबर लॉस दे रखा है, 12th नाइट दे रखा है, मच अडो अबाउट नथिंग, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो ये हमें 5 दे रखा है। अगर आपको ये चीज़ पता था कि जो बेसिकली आपका लास्ट जो वर्क है, जो लास्ट प्ले है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टेम्पेस्ट, तो देखिए आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शंस में भी ए लास्ट में किस में है, तो ईजिली आंसर तक रीच कर सकते हैं। तो सभी का ईयर रट्टा मारना इज़ नॉट सफिशियंट, आई थिंक द वेट ऑफ प्रिपेयरिंग। तो आप स्मार्ट गेस भी लगा सकते हैं, अर्ली एंड लेटर करके भी आप लर्न कर सकते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का तो सबसे बेस्ट तरीका है उनकी अर्ली वर्क्स, लेटर वर्क्स को आपने मेमोराइज करना है, लास्ट वन को मेमोराइज करना है, एंड कीप इन योर माइंड इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडीज को आपने सीक्वेंस में लर्न करना है, जिसे आप होकम वर्ड याद कर लीजिए, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। इसी सीक्वेंस में अगर आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन मिलता है क्रोनोलॉजी को लेकर, अगर इस सीक्वेंस में नहीं है तो आप उसे लगा लीजिए और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना आंसर पुट कर दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, और कल जहाँ तक है मैं वीडियो आपकी स्टार्ट करने वाली हूँ 100 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वी विल कंटिन्यू दिस, क्योंकि आपके 7 जनवरी 2025 में जो कंप्लीट मेजर वर्क्स पूछे गए हैं उनका अगर मैं टोटल आपको नंबर बताऊं 168, यानी कि अप्रॉक्स 170 आपको मेजर वर्क्स मिलने वाले हैं, जिसमें आपके सभी लिटरेचर्स इंक्लूडेड हैं। आपका ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर जिसके मोस्ट ऑफ दी वर्क इंक्लूड हुए हैं, एंड अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, एंड जितना भी रिसेंटली वर्क हैं आपके वो सभी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस तरीके से लिस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, यू हैव डन एब्सोल्युटली राइट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखिए फ्रेंड्स, अगर न्यू हैं चैनल पर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कंटेंट टू द पॉइंट मिल रहा है, इट्स रियली सफिशिएंट फॉर यू टू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट वी रियली एफर्ट बिफोर एनी वीडियो ऑफ माइन, सो प्लीज़ लाइक द वीडियो। बिना लाइक किए प्लीज़ वीडियो को वॉच ना ही करें तो अच्छा है। व्हेन वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।